सोवियत संघ पश्चिमी फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं था। आप शीत युद्ध की उन रोमांचक कहानियों को जानते हैं जहां हर रूसी एक धूसर कंक्रीट के दुस्वप्न में जीता है, जहां हर कोने में केजीबी एजेंट छिपे बैठे हैं। हकीकत कहीं ज्यादा विचित्र और कुछ मायनों में कहीं ज्यादा बदतर थी। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह जाग रहे हैं जहां आपका निजी बाथरूम बिल्कुल भी निजी नहीं है, जहां शौचालय और शॉवर 7 दूसरे परिवारों के साथ साझा किए जाते हैं, जहां हर सुबह बिना किसी के दरवाजा खटखटाए बस अपने दांत ब्रश करने के लिए रणनीतिक योजनाएं बनानी पड़ती है। लाखों सोवियत नागरिकों के लिए यही रोजमर्रा की जिंदगी थी। और जब आप अपने मुलायम बिस्तर पर लेटे हो और आपका निजी बाथरूम बस कुछ ही कदमों की दूरी पर हो, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि लोहे के पर्दे के दूसरी तरफ जागने का क्या मतलब होता था। और अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही हैं, तो मुझे लाइक या सब्सक्राइब करने में खुशी होगी। मुझे बहुत उत्सुकता है कि आप सब कहां से सुन रहे हैं, तो अपनी लोकेशन और वहां का समय बताकर एक कमेंट जरूर करें। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि दुनिया भर में लोग इसे सुनकर कैसे सो जाते हैं। ठीक है, चलिए 1950 के दशक के सोवियत संघ की ओर चलते हैं। यकीन मानिए, ये सफर काफी रोमांचक होने वाला है, लेकिन पहले आराम से हो जाइए। सच में तकियों को ठीक कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं वहां आपको आराम चाहिए होगा। तो बधाई हो, आप अभी अभी 1953 में लेनिनग्राद के एक सोवियत सांप्रदायिक घर में जागे हैं। स्टालिन का अभी अभी निधन हुआ है, लेकिन उनकी विरासत आपके आसपास हर जगह है। आपके कमरे की हवा ठंडी है, सेंट्रल हीटिंग तो है, लेकिन वो अनियमित है। आपकी सांसों से सुबह की हवा में छोटे छोटे बादल बन रहे हैं। जिस पतले कंबल पर आपने ज्यादा गर्मी के लिए कोट ओढ़े हैं, उससे आपकी पीठ में हल्का दर्द हो रहा है। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा आपका अभी का आरामदायक बिस्तर है, जिसमें मेमोरी फोम और बिल्कुल नियंत्रित तापमान है। आपकी आंखें पूरी तरह खुलने से पहले ही आपके कान आवाजें सुन लेते हैं। साझा रसोई में बर्तनों की खटखट, किसी का इस बात पर झगड़ा कि आखिरी चीनी किसने इस्तेमाल की, पुराने पाइपों से बहता शौचालय जो ऐसे कराह रहा है जैसे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा हो। बगल वाले कमरे में एक बच्चा रो रहा है। क्रांति से पहले के इन पुराने अपार्टमेंटों की दीवारें मोटी हैं, लेकिन दरवाजे पतले हैं और आवाज अजीब तरीकों से आती है। आप भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। आपके परिवार के पास अपना एक कमरा है, एक अकेला कमरा। ध्यान रहे, कोई 150 वर्ग फुट का अपार्टमेंट नहीं। ये कमरा आपका पूरा रहने का स्थान है। यही आप सोते हैं। जब आप साझा रसोई का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तो खाते हैं, मेहमानों की मेहमानवाजी करते हैं और अपनी सारी चीजें रखते हैं। निजता एक ऐसी विलासिता है जो यहाँ मौजूद ही नहीं है। ये अवधारणा लगभग बुर्जुआ जैसी लगेगी। आप अपने पैरों को उस संकरे बिस्तर के किनारे पर रखते हैं जो दिन में सोफे का भी काम करता है। आपके माता पिता सामने वाली दीवार पर लगे फोल्ड आउट बिस्तर पर सोते हैं। बीच में रखी छोटी मेज बाद में खाने के लिए साफ कर दी जाएगी। आपके कपड़े दीवार पर लगे हुक पर टंगे हैं। न कोई अलमारी, न कोई ड्रेसर। ऐसी विलासिता पर जगह बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती है। सुबह की चुनौती का सामना करने का समय। बाथरूम 8 परिवारों वाले एक कॉमन ला में समय ही सब कुछ है। बहुत जल्दी, और आप ठंड में कांप रहे होंगे। बहुत देर हो गई तो आप लाइन में खड़े हो जाएंगे और शायद काम या स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हर कोई जिस अलिखित कार्यक्रम का पालन करता है, उसमें हर परिवार को लगभग 15 मिनट का समय मिलता है। कुछ सुबह तो शौचालय जाने, चेहरे पर पानी छिड़कने और दांत ब्रश करने के लिए भी मुश्किल से इतना समय होता है। आप अपना टॉयलेटरी किट लेते हैं। हर कोई अपना निजी सामान अलग रखता है और अपना तौलिया भी। पड़ोसी के बच्चे को जगाने वाली चीख से बचने के लिए दरवाजा सावधानी से खोलते हैं। इतनी जल्दी आपको किसी नाराज पड़ोसी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आप उस लंबे गलियारे में कदम रखते हैं जो सभी कमरों को जोड़ता है। ये दालान धुंधला है,
एक पीले बल्ब से रोशन है। पार्क का फर्श, जो क्रांति पूर्व काल में, जब ये एक अमीर परिवार का एक ही अपार्टमेंट था, कभी खूबसूरत था, अब दशकों के पैदल यातायात से घिस गया है। वॉलपेपर जगह जगह से उखड़ रहा है, जिससे नीचे की परतें भूगर्भीय परतों जैसी दिखाई दे रही हैं, जो सोवियत इतिहास के एक अलग युग का प्रतिनिधित्व करती है। बाथरूम का दरवाजा बंद है, बुरा संकेत। आप फैक्ट्री फॉरमैन दिमित्री पेत्रोविच के पीछे लाइन में खड़े हैं, जो प्रवेश द्वार के पास वाले कमरे में रहता है। वो आपकी ओर देखकर सिर हिलाता है। उसका चेहरा अभी भी नींद से फूला हुआ है। उसकी भूरी दाढ़ी कमजोर रोशनी को पकड़ रही है। निकोलाई अंदर है। वो बुदबुदाता है, उस बुजुर्ग विधवा की ओर इशारा करते हुए, जिसके बाल धोने के लिए सबसे कम होते हुए भी उसे सबसे ज्यादा समय लगता है। 10 मिनट हो गए हैं। आप भरते हैं और दीवार से टिक जाते हैं। ये सामान्य है, यही जिंदगी है। साझा जगह का रोजाना लेन देन, जो हर सोवियत नागरिक बचपन से सीखता है। इंतजार करते हुए आप रसोई के प्रवेश द्वार के पास लगे दिन के कार्यक्रम को भी देख सकते हैं, जो रसोई के समय को व्यवस्थित करने का एक अनौपचारिक तरीका है, खासकर रात के खाने के लिए, जब सब एक साथ खाना बनाने की कोशिश कर रहे हों। रसोई अपने आप में निजी और सार्वजनिक का एक अजीब मिश्रण है। हर परिवार के पास एक ही रेफ्रिजरेटर में अपनी अलग शेल्फ, सूखे सामान के लिए अपनी कैबिनेट और अक्सर अपना खाना पकाने का बर्नर होता है। अलग अलग विश्वसनीयता वाले 4 या 5 बर्नर वाले कई बर्तनों को एक साथ रखने के लिए एकल गैस स्टोव को वर्षों से संशोधित किया गया है। कुछ परिवारों ने खाना पकाने के समय को लेकर होने वाले अपरिहार्य झगड़ों से बचने के लिए अपने अलग बर्नर भी लगा लिए हैं। अंत में बाथरूम का दरवाजा खुलता है। निकोलिवा बाहर निकलती है। उसके पतले बाल तौलिए में लिपटे हुए हैं। वो गुजरते हुए आपको एक संक्षिप्त इशारा देती है। दिमित्री पेत्रोविच आपको आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। उनकी जरूरत आपकी जरूरत से कम जरूरी है, एक ऐसी व्यवस्था में जहां छोटी छोटी दयालुताएं बहुत मायने रखती है। एक छोटी सी दयालुता। बाथरूम साधारण है, शॉवर अटैचमेंट वाला एक दागदार टब, चेन पुल वाला एक शौचालय, एक टूटा हुआ सिंक। आज सुबह गर्म पानी सचमुच गर्म है, आने वाले दिन के लिए एक शुभ संकेत। आप अपनी दिनचर्या में भागदौड़ करते हैं, एक नजर घड़ी पर रखते हैं। 7 मिनट, 8। आपको दूसरों के लिए पर्याप्त समय छोड़ना होगा। आपके परिवार के कमरे में आपकी मां पहले से ही छोटे इलेक्ट्रिक बर्नर पर पानी गर्म कर रही है, जिसकी तकनीकी रूप से अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी सभी के पास है। ये मोटी चाय है, किसी भी रूसी शोक की जीवन रेखा। समावर, एक पारिवारिक विरासत जो किसी तरह क्रांति, गृह युद्ध, पर्ज और महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध, जिसे रूसी द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं, से बच गई, परोसने के लिए तैयार है। जल्दी करो, वो बिना किसी कठोरता के कहती है। आपके पिता पहले ही रोटी की कतार में जा चुके हैं। ये दैनिक नृत्य कला का भी हिस्सा है। आपके पिता 3 बजे भोर से पहले उठ जाते हैं, हफ्ते में कई बार बेकरी में लाइन में खड़े होने के लिए। ताजी रोटी सोवियत जीवन के भरोसेमंद सुखों में से एक है और राज्य इसे किफायती रखता है, लेकिन आपको इसके लिए इंतजार करने को तैयार रहना होगा। अपने निर्धारित दिनों में आपके पिता आपके परिवार और हॉल में नीचे रहने वाले शूरवीरों के लिए पर्याप्त मात्रा में लाते हैं, और दूसरे दिनों में श्रीमान नोव भी ऐसा ही करते हैं। ये अनौपचारिक व्यवस्थाएं, पारस्परिक सहायता की ये प्रणालियां ही लोगों का गुजारा करती है। आपकी मां आपको 1 कप कड़क काली चाय और 1 कटोरी काजू और कुट्टू का दलिया देती है, जिसे 1 चम्मच चीनी से मीठा किया जाता है। आप जल्दी जल्दी खाते हैं, समय बचाने के लिए खड़े होकर। ये दिनचर्या इतनी गहरी हो गई है कि अब आपको इसका एहसास ही नहीं होता। वे कह रहे हैं कि आज गैस्ट्रोनॉम में संतरे हो सकते हैं। आपकी माँ 3 ब्लॉक दूर सरकारी खाद्य दुकान का जिक्र करते हुए कहती है, मैं कोशिश करूंगी। अपने लंच ब्रेक के दौरान संतरे, ये शब्द ही अनोखा लगता है।
एकरंगी सर्दियों में रंगों का एक विस्फोट। ये दक्षिणी फल सोवियत जॉर्जिया से या कभी कभी विदेशों से लेनिनग्राद पहुंचते हैं। ये शायद ही कभी दिखाई देते हैं। इनकी कमी इन्हें खास बनाती है। अगर आपकी माँ भाग्यशाली है, कुछ लेने के लिए एक खास मौके के लिए बचाकर रखा जाएगा। शायद नया साल भी अभी महीनों दूर है। आप अपनी चाय खत्म करते हैं, अपना कोट हुक से निकालते हैं, मोटा, ऊनी, फैशनेबल से ज्यादा व्यावहारिक, और दिन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जाने से पहले आप दरवाजे के पास लगे छोटे से शीशे में खुद को देखते हैं। आपके कपड़े साफ और दिखने में अच्छे हैं, भले ही बिल्कुल स्टाइलिश ना हो। सोवियत 1950 के दशक में स्टाइल कोई प्राथमिकता नहीं थी, खासकर आम कामगारों के लिए। कार्यक्षमता फैशन से ज्यादा मायने रखती है। अपार्टमेंट के बाहर सीढ़ियां अंधेरी हैं और उनमें से हल्की सी पत्ता गोभी और तंबाकू की गंध आ रही है। 1930 के दशक में लगी लिफ्ट, जब से किसी को याद है तब से खराब है। आप 5 मंजिलें नीचे उतरते हैं। आपके कदमों की आहट सीढ़ियों में गूंजती है। सड़क ठंडी हवा के झोंकों से आपका स्वागत करती है। लेनिनग्राद में अक्टूबर का मतलब है सर्दियों की लंबी ढलान की शुरुआत। आसमान गीले सीमेंट के रंग का है और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पूरी तरह से बारिश नहीं, लेकिन आपके कोट के साथ साथ आपके उत्साह को भी कम करने के लिए पर्याप्त है। लोग फुटपाथों पर जल्दी जल्दी चल रहे हैं, कॉलर ऊपर किए हुए, मौसम के खिलाफ सिर झुकाए हुए। ट्राम स्टॉप सुबह की शिफ्ट के लिए जाने वाले मजदूरों से भरा है। आप भी ठंड से बचने के लिए पैर पटकते हुए भीड़ में शामिल हो जाते हैं। जब ट्राम आखिरकार आती है तो वो पहले से ही भरी हुई होती है, लेकिन किसी तरह सभी लोग उसमें घुसने में कामयाब हो जाते हैं। शरीर एक अजीब सी आत्मीयता में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। ट्राम लेनिनग्राद की सड़कों से गुजरती है, शाही दौर की भव्य इमारतों के पीछे से, जो अब आपकी तरह सांप्रदायिक इमारतों में बंट गई है। युद्ध के बाद आवास की भारी कमी को दूर करने के लिए जल्दबाजी में बनाए गए नए अपार्टमेंट ब्लॉकों के पीछे से शहर इतिहास की परतों का एक केक है। शास्त्रीय स्टालिनवादी वास्तुकला के साथ साथ रचनावादी मजदूर क्लबों के साथ बारोक महल, धुंधली खिड़कियों से आपको शहर के जागने की झलक मिलती है। दुकानों के बाहर कतारें लग चुकी हैं। स्त्रियां बैग लिए कुछ खरीदने लायक पाने की उम्मीद में। नारंगी जैकेट पहने सड़क सफाई कर्मी पिछले दिन का मलबा साफ कर रहे हैं। दीवारों पर नवीनतम पंचवर्षीय योजना की सफलता का बखान करते पोस्टर खुश मजदूरों को अपने कोटे से ज्यादा काम करते हुए दिखा रहे हैं। उनके चेहरे समाजवादी जोश से खिले हुए हैं। ट्राम के अंदर की वास्तविकता उतनी उत्साहपूर्ण नहीं है। चेहरे थके हुए हैं। कारखानों या दफ्तरों में काम के एक और दिन के लिए तैयार है, जहां पहल को शायद ही कभी पुरस्कृत किया जाता है और योजना को पूरा करना ही मायने रखता है, न कि वास्तविक उत्पादकता या नवाचार। फिर भी एक निश्चित सुरक्षा भी है। सबके पास एक नौकरी है। हर किसी के लिए एक जगह है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपने स्टॉप पर आप बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। माफ कीजिए और माफ कीजिए बुदबुदाते हुए, जैसे ही आपके पैर की उंगलियां आपके पैरों पर पड़ रही हों और गीले कोट से टकरा रही हों। बाहर फिर से आप फैक्ट्री के गेट की ओर बढ़ रहे मजदूरों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। किराओफ कारखाना आपके सामने इमारतों के एक विशाल परिसर में फैला है, जहां हजारों मजदूर सोवियत राज्य के लिए मशीनें बनाते हैं। धुएं के ढेर धूसर आकाश में धुआं छोड़ते हैं और धातु पर धातु की ध्वनि एक निरंतर औद्योगिक पृष्ठभूमि बनाती है। कारखाना अपने आप में एक शहर है, जिसकी अपनी लय और पदानुक्रम है। गेट पर आप अपने कागज गार्ड को दिखाते हैं, जो उन्हें मुश्किल से देखता है। आखिरकार वो आपको रोज देखता है। अंदर आप अपने सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में सहकर्मियों को सिर हिलाते हैं। चेंजिंग रूम में मजदूरों के शरीर की गर्मी से उमस है, जो सड़क के कपड़े उतारकर काम के कपड़े पहन रहे हैं। बातचीत धीमी, व्यावहारिक है। डिपार्टमेंटल स्टोर में सर्दियों के जूतों की खेप आने की खबर किसने सुनी है?
किसका बच्चा बीमार है, कारखाने का कौन सा सेक्शन इस महीने अपने कोटे से ज्यादा उत्पादन कर सकता है जिससे सभी को बोनस मिलेगा। आपके लॉकर में आपके काम के कपड़े, मजबूत पैंट, एक मोटी कमीज आपके विशिष्ट काम के लिए सुरक्षात्मक उपकरण है। आप जल्दी से कपड़े बदलते हैं, कार्य दिवस किसी का इंतजार नहीं करता और देर होने का मतलब शिफ्ट सुपरवाइजर से परेशानी हो सकती है, या इससे भी बदतर पार्टी प्रतिनिधि का ध्यान आकर्षित करना हो सकता है जो मजदूर अनुशासन पर नजर रखता है। जब आप अपने स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कारखाने का फर्श पहले से ही गतिविधि से गुलजार होता है। शोर तुरंत और घेरने वाला होता है। मशीनें धड़धड़ा रही है, धातु धातु से टकरा रही है। फॉर्मेन की चीखें गुफा के ऊपर सुनाई दे रही है। हवा तेल और गर्म धातु की गंध और सैकड़ों मजदूरों के पसीने से भरी है। आपका काम सटीक और दोहराव वाला है। एक खराद चलाना जो ट्रैक्टरों के लिए धातु के पुर्जों को आकार देता है। ये ट्रैक्टर सोवियत संघ भर के सामूहिक खेतों में जाएंगे जो कृषि को मशीनीकृत करने और उत्पादन बढ़ाने के अंतहीन अभियान का हिस्सा है। एकरसता के बावजूद आपको अपने काम पर गर्व है। कच्ची धातु को एक उपयोगी हिस्से में बदलते देखना एक संतुष्टिदायक एहसास है। ये जानकर कि आपके हाथों ने कुछ ऐसा बनाया है जो देश का पेट भरने में मदद करेगा। सुबह काम की जानी पहचानी लय में बीतती है। आपके हाथ लगभग बिना सोचे समझे चलते हैं। मांसपेशियों की याददाश्त हावी हो जाती है। आपका मन सपनों और योजनाओं में भटकता रहता है, जैसा कि अक्सर होता है। शायद एक रेडियो के लिए पर्याप्त बचत कर लें। शायद एक दिन फैक्ट्री हाउसिंग लिस्ट में अपना खुद का अपार्टमेंट पालें। हालांकि इंतजार सालों लंबा है। शायद शीर्ष कर्मचारियों के बोर्ड में अपना नाम देखकर थोड़ा अतिरिक्त पैसा और सम्मान कमा लें। आपके चारों ओर सोवियत उद्योग की महान मशीन चलती रहती है। अपने अपने स्थानों पर काम करने वाले मजदूर राज्य की अर्थव्यवस्था के विशाल तंत्र में हर एक दांते की तरह। कोटा पूरा करना है, योजनाएं पूरी करनी है। श्रम के जरिए समाजवाद का निर्माण करते नए सोवियत पुरुष और महिला। लेकिन हकीकत प्रचार पोस्टरों से कहीं ज्यादा जटिल है। आप देखते हैं कि जब सामग्री कम पड़ जाती है तो कैसे कटौती की जाती है। महीने के अंत और कोटा के आने पर कैसे गुणवत्ता की बजाय मात्रा की बलि दी जाती है। कैसे ऊपर की ओर बताए गए आधिकारिक आंकड़े वास्तव में उत्पादित उत्पादन से बहुत कम मेल खाते हैं। आप छोटे मोटे प्रतिरोध भी देखते हैं। जब पर्यवेक्षक नहीं देख रहे होते हैं तो कर्मचारी अपनी ऊर्जा बचाने के लिए काम धीमा कर देते हैं। ब्रेक के दौरान फुसफुसाए जाने वाले चुटकुले उस व्यवस्था का सूक्ष्म उपहास जिस पर हर कोई निर्भर करता है, लेकिन अब बहुत कम लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं। अनौपचारिक नेटवर्क जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको जरूरत के पुर्जे मिल सके जब आधिकारिक चैनल विफल हो जाते हैं। ये 1950 के दशक के सोवियत जीवन का दोहरा सच है। समाजवादी प्रगति की निरंतर आगे बढ़ती आधिकारिक कहानी और अभावों, नौकरशाही और रोजमर्रा की जिंदगी की हजारों छोटी छोटी कुंठाओं से जूझते आम लोगों के जीवंत अनुभव। सुबह के मध्य में पहले ब्रेक के लिए फैक्ट्री का हॉर्न बजता है। 10 मिनट स्ट्रेच करने के लिए जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए एक छोटा सा सिगरेट पीने के लिए और सहकर्मियों के साथ कुछ बातें करने के लिए। फैक्ट्री का कैफेटेरिया खुला है जहां हफ्ते भर की चाय और साधारण नाश्ते परोसे जाते हैं। कुछ कर्मचारी घर से अपना खाना, शायद एक सैंडविच या नाश्ते का बचा हुआ कैशियर लेकर आते हैं। आप एक पल के लिए बाहर निकलते हैं, बूंदाबांदी के बावजूद ताजी हवा के लिए आभारी। फैक्ट्री का यार्ड ग्रे कंक्रीट का है, लेकिन दीवारों के पार आप शहर देख सकते हैं और उसके आगे बाल्टिक सागर की झलक। औद्योगिक धुंध के बीच भी लेनिनग्राद में एक खास सुंदरता है। पीटर द ग्रेट द्वारा रूस की पश्चिम की ओर खिड़की के रूप में बनाया गया शहर, वो शहर जो युद्ध के दौरान 900 दिनों की नाजी घेराबंदी से बच गया। फिर से हॉर्न बजता है। ब्रेक ओवर। मशीनों पर वापस, कोटा पर वापस, समाजवादी भविष्य के निर्माण पर वापस। एक समय में एक ट्रैक्ट अलग। दिन आगे बढ़ता है।
अपनी मांगों में अनुमानित फिर भी छोटे मानवीय नाटकों से भरा अच्छा हो या बुरा, सोवियत व्यवस्था में गहरी खामियां हैं। दमन और अभाव, विचारधारा और वास्तविकता के बीच विरोधाभास। लेकिन ये एक बुनियादी सुरक्षा, एक अपनेपन का एहसास भी प्रदान करती है, जो कई लोगों को इस अनिश्चित दुनिया में सुकून देता है। खराद फिर से घूमने लगती है, धातु के छिलके ब्लेड से अलग हो जाते हैं। आपके अभ्यस्त हाथों के नीचे एक और घटक आकार लेता है। सोवियत अर्थव्यवस्था का एक और छोटा सा हिस्सा अपनी जगह पर आ जाता है। सुबह की पाली जारी रहती है। हर घंटे का निशान फैक्ट्री की घड़ी होती है, जिसे हर कोई समान तीव्रता से देखता है। यहाँ समय अलग तरह से चलता है। काम के लंबे घंटों के दौरान खिंचता है, फिर पाली के अंत के करीब आते ही अचानक तेज हो जाता है। फैक्ट्री जीवन की एक लय होती है, जो मौसमों की तरह पूर्वानुमानित होती है, फिर भी कभी एक जैसी नहीं होती। दिन प्रतिदिन आप लगातार काम करते हैं। आपका ध्यान आधा काम पर और आधा कहीं। और आने वाली शाम पर, कल मास्को में एक चचेरे भाई से मिले पत्र पर, इस अफवाह पर कि फैक्ट्री अपने मासिक कोटे से ज्यादा भुगतान कर सकती है, यानी सभी के लिए बोनस वेतन, छोटी छोटी उम्मीदें और चिंताएं, सामान्य जीवन की बनावट। आपके आसपास मशीनों की आवाजों, धातु, लकड़ी और उत्पादन की बुनियादी सामग्रियों के निर्देश या चेतावनियां देती मानवीय आवाजों पर एक महान औद्योगिक सिम्फनी बज रही है। ये समाजवाद के निर्माण की ध्वनि है, या यूं कहें कि नारे यही कहते हैं। वास्तविकता हमेशा की तरह ज्यादा जटिल है, लेकिन अभी काम जारी है, जो आपको सुबह से लेकर बाकी दिन की राह पर ले जाता है। फैक्ट्री का हॉर्न बजता है, जो बदलाव का संकेत देता है। अब 1962 है और स्टालिन की मृत्यु के बाद से सोवियत संघ विकसित हो चुका है। ख्रुश्चेव के थोर ने रोजमर्रा की जिंदगी में सूक्ष्म बदलाव लाए हैं। वो डर जो कभी हर जगह व्याप्त था, कम हो गया है। हालांकि वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है। लोग थोड़ा ज्यादा खुलकर बोलते हैं, हालांकि वे अब भी ध्यान रखते हैं कि वे क्या और कहां बोल रहे हैं। किराव कारखाने में वर्षों की वफादार सेवा के बाद आप दुनिया में आगे बढ़ गए हैं। मॉस्को की एक नई फैक्ट्री में आपको सेक्शन सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया गया है। राजधानी शहर उस ऊर्जा से धड़क रहा है जिसकी बराबरी लेनिनग्राद अपनी सारी सुंदरता के बावजूद नहीं कर सकता। मॉस्को सोवियत सत्ता का केंद्र है, जहां लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले फैसले क्रेमलिन की दीवारों के पीछे लिए जाते हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि अब आपके पास अपना अपार्टमेंट है, किसी सामुदायिक भवन का कमरा नहीं, बल्कि मॉस्को में उभर रही नई क्रुश्चियोवका इमारतों में से एक में एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट। ये 5 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक साधारण है, पतली दीवारों और छोटी रसोई के साथ सस्ते में बनाए गए हैं, लेकिन ये कुछ अनमोल भी देते हैं। निजता, आपका अपना प्रवेश द्वार, आपका अपना बाथरूम, आपकी अपनी रसोई। सालों तक सामुदायिक जीवन जीने के बाद ये अकल्पनीय विलासिता जैसा लगता है। इमारतें खुद एक जैसी है, आयताकार ब्लॉकों की कतारें छोटे छोटे जिलों में व्यवस्थित है। बाहर से ये इंसानों के लिए विशाल फाइलिंग कैबिनेट जैसे लगते हैं, लेकिन हर अपार्टमेंट के अंदर लोग घर बनाते हैं, मानकीकृत जगहों में अपना अपना स्पर्श डालते हैं। आपके अपार्टमेंट में एक छोटी सी बालकनी है, जहां आपने कुछ पौधे लगाए हैं जो मॉस्को के प्रदूषण से जूझ रहे हैं। फर्नीचर मानक सोवियत शैली का है, सुंदर होने के बजाय कार्यात्मक। लेकिन ये आपका है। सुबह की दिनचर्या अब अलग है। आप पड़ोसियों की आवाजों के बजाय अलार्म घड़ी से उठते हैं। जब भी आपको जरूरत हो, बाथरूम मुफ्त है। नाश्ता अब भी चाय और शायद मक्खन वाली ब्रेड ही होता है, लेकिन आप इसे अपनी रसोई में अपनी गति से बनाते हैं। छोटी छोटी आजादियां, लेकिन मायने रखती है। आपका सफर भी बदल गया है। मॉस्को मेट्रो सोवियत इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। कई पश्चिमी शहरों की उपयोगितावादी मेट्रो प्रणालियों के विपरीत मॉस्को के स्टेशन भूमिगत महल हैं, जो मोज़ेक, मूर्तियों और झूमरों से सजे हैं। प्रचार, हाँ,
लेकिन एक खूबसूरत प्रचार जो आम मजदूर के रोजमर्रा के अनुभव को उभारने के लिए बनाया गया है, ताकि ये दिखाया जा सके कि सोवियत व्यवस्था उन्हें इतना महत्व देती है कि वो सफर को भी खूबसूरत बनाती है। आप भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, चारों ओर राजधानी भर के कारखानों, दफ्तरों और निर्माण स्थलों पर जाने वाले मजदूरों से घिरे हुए। ट्रेन ठीक समय पर पहुंचती है। मॉस्को मेट्रो अपनी विश्वसनीयता के लिए मशहूर है और आप दर्जनों लोगों के साथ उसमें ठूस-ठूस कर चढ़ जाते हैं। भीड़ के बावजूद एक अजीब सा सन्नाटा है। मॉस्को सफर के दौरान कम ही लोग बातें करते हैं। कुछ लोग अखबार या किताबें पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर बस आगे देखते रहते हैं, विचारों में खोए रहते हैं, आगे के काम के लिए ऊर्जा बचाते हैं। आपका पड़ाव मॉस्को के बाहरी इलाके में एक औद्योगिक जिले में है। ये फैक्ट्री किराव फैक्ट्री से भी नई है। युद्धोत्तर औद्योगिक विस्तार के दौरान निर्मित ये सोवियत टेलीविजन के लिए पुर्जे बनाता है। ये अभी भी कई परिवारों के लिए एक विलासिता की वस्तु है, लेकिन सोवियत जीवन स्तर के धीरे धीरे बढ़ने के साथ ये आम होता जा रहा है। सेक्शन सुपरवाइजर के रूप में आपकी अपनी उत्पादकता से परे भी जिम्मेदारियां हैं। आप 20 कर्मचारियों की देखरेख करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि वे अपना कोटा पूरा करें, अनुशासन बनाए रखें और उन अपरिहार्य समस्याओं से निपटे जो सामग्री की कमी या मशीनरी के खराब होने पर उत्पन्न होती है। ये एक नाजुक पद है जो ऊपरी प्रबंधन की मांगों और फर्श पर काम करने वाले कर्मचारियों की वास्तविकताओं के बीच फंसा हुआ है। आप हमेशा की तरह जल्दी पहुंचते हैं। अच्छे सुपरवाइजर एक मिसाल कायम करते हैं। आपका कार्यालय फैक्ट्री के किनारे पर एक कांच की दीवारों वाले कक्ष से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था में आपके उत्थान का प्रतीक है। मेज पर आपके परिवार की एक तस्वीर, एक टेलीफोन जो दूसरे विभागों से जुड़ता है और कागजों का ढेर, अंतहीन दस्तावेज जो सोवियत नौकरशाही के तंत्र को गति देते हैं। अन्य सुपरवाइजरों के साथ सुबह की बैठक काम का पहला क्रम है। फैक्ट्री निदेशक कॉमरेड वोलोव अध्यक्षता करते हैं। वो पार्टी का आदमी है, काफी सक्षम है, लेकिन उसकी स्थिति तकनीकी विशेषज्ञता से ज्यादा राजनीतिक विश्वसनीयता पर निर्भर है। उसका डिप्टी मुख्य अभियंता सकालोव वही है जो वास्तव में समझता है कि चीजें कैसे काम करती है। राजनीतिक अधिकार और व्यावहारिक ज्ञान के बीच ये विभाजन पूरे सोवियत तंत्र में आम है। साथियों, वोलोव शुरू करते हैं। मैं अभी अभी मंत्रालय की बैठक से आया हूं। तीसरी तिमाही के लिए योजना लक्ष्य बढ़ा दिए गए हैं। हमें उत्पादन में 12% की वृद्धि की उम्मीद है। कमरे में एक सुगबुगाहट सी गूंज रही है। 12% का आंकड़ा काफी है, खासकर मध्य वर्ष में जब मूल योजना के आधार पर संसाधन पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। हमें अतिरिक्त सामग्री कहां से लानी चाहिए? एंटोनिना पूछती है। सगनर, असेंबली सेक्शन की सुपरवाइजर, वो फैक्ट्री के खुलने के बाद से ही वहां मौजूद है और मुश्किल सवाल पूछने से नहीं डरती। वोल्कोव थोड़ा कंधे उचकाते हैं। मंत्रालय हमें आश्वासन देता है कि आपूर्ति में वृद्धि होगी। इस बीच हमें अपने मौजूदा आवंटन के भीतर भंडार ढूंढना होगा। इसका मतलब हर कोई जानता है। भंडार का मतलब है कोनों को काटना, उन हजारों तात्कालिक उपायों से काम चलाना जो सोवियत फैक्ट्रियों को कठोर नियोजन प्रणाली के बावजूद चलाते हैं। ये समझा जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया कि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अक्सर रचनात्मक समाधानों की आवश्यकता होती है जो नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर सकते। बैठक विभिन्न मुद्दों पर अपडेट के साथ जारी रहती है। सरलोस्क से घटकों की देरी से शिपमेंट, अगले हफ्ते पार्टी अधिकारियों का दौरा, आगामी फैक्ट्री खेल प्रतियोगिता। पूरे समय एक ऐसा पहलू होता है जिसे हर कोई समझता है। आधिकारिक लक्ष्य और व्यावहारिक वास्तविकताएं शायद ही कभी पूरी तरह से मेल खाती हों और इस अंतर को सावधानी से पाटना होगा। बैठक के बाद आप अपने सेक्शन में जाते हैं और कर्मचारियों के आने पर उनका अभिवादन करते हैं। आप उनमें से प्रत्येक को उनकी खूबियों और कमजोरियों, उनकी पारिवारिक स्थितियों, उनकी महत्वाकांक्षाओं या उनकी कमी को जानते हैं। यहाँ माले हैं, एक प्रतिभाशाली तकनीशियन जो बहुत ज्यादा पीता है।
गैलेना, एक युवती जिसने हाल ही में तकनीकी स्कूल से स्नातक किया है। बूढ़ा फोडोर, जो युद्ध को याद करता है और बहुत सावधानी से काम करता है, लेकिन अपनी गति से। जैसे ही वे इकट्ठा होते हैं, आप कहते हैं, गुड मॉर्निंग साथियों। हमें ऊपर से नए लक्ष्य मिले हैं। 12% की वृद्धि। प्रतिक्रियाएं अनुमानित है। कराहे, आंखें घुमाना, कुछ बुदबुदाती टिप्पणियां, लेकिन कोई वास्तविक प्रतिरोध नहीं है। हर कोई जानता है कि व्यवस्था कैसे काम करती है। लक्ष्य बढ़ते हैं, कर्मचारी अनुकूलन करते हैं और जीवन चलता रहता है। हम अपनी इन्वेंट्री की जांच से शुरुआत करेंगे। आप जारी रखें। गैलेना, निकोलाई, भंडारण कक्ष में जाए। अनौपचारिक भंडार सहित सब कुछ गिने। हर कोई समझता है कि अनौपचारिक भंडार आपात स्थिति के लिए छिपाए गए घटक और सामग्री है। सोवियत कारखानों में एक आम प्रथा, जहां आधिकारिक आपूर्ति चैनल अक्सर समय पर आपूर्ति करने में विफल रहते हैं। ये तकनीकी रूप से नियमों के विरुद्ध है, लेकिन ऐसे उपायों के बिना उत्पादन अक्सर ठप हो जाता। जैसे ही कर्मचारी अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, आपको अपनी स्थिति का परिचित तनाव महसूस होता है। नियोजित लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, जिसका मतलब है कि अपने कर्मचारियों को तेजी से उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना। लेकिन आप उनकी क्षमताओं और सीमाओं को भी जानते हैं। ज्यादा जोर लगाने से गुणवत्ता प्रभावित होती है या मशीनें खराब हो जाती है। ज्यादा जोर न लगाने से आप लक्ष्य चूक जाते हैं, जिसका असर सबके बोनस और शायद आपकी नौकरी पर भी पड़ सकता है। कारखाने का दिन अपनी लय में आ जाता है। मशीनें गूंजती हैं, पुर्जे उत्पादन लाइन पर चलते हैं। कर्मचारी अलग अलग उत्साह और सटीकता के साथ अपने विशिष्ट कार्य करते हैं। आपका काम समस्याओं को संकट बनने से पहले ही हल करने के लिए सब कुछ जारी रखना है, ताकि योजना के अनुसार मात्रा और गुणवत्ता के बीच नाजुक संतुलन बना रहे। आधी सुबह पहला संकट आता है। असेंबली लाइन पर एक मशीन काम करना बंद कर देती है। ऑपरेटर इवान निराशा से ऊपर देखता है। पिछले महीने वाली ही समस्या, मोटर ज्यादा गर्म हो रही है। आप मशीन की जांच करते हैं। इसे सालों पहले बदल दिया जाना चाहिए था, लेकिन मंत्रालय द्वारा वादा किया गया नया उपकरण कभी नहीं आया। आप पास के एक कर्मचारी से कहते हैं, मेंटेनेंस से पेट्रो मंगवाए। फिर इवान से, क्या आप इस बीच बैकअप यूनिट पर काम कर सकते हैं? बैकअप यूनिट पुरानी और धीमी है, लेकिन ये काम करती है। ये एक और अनौपचारिक अनुकूलन है। पुराने उपकरणों को उनके निर्धारित प्रतिस्थापन के बाद भी चालू रखना और पुरानी कमी के लिए वैकल्पिक उपाय ढूंढना। सोवियत कारखाने तात्कालिकता में, जरूरत के बजाय उपलब्ध चीजों से काम चलाने में माहिर है। पेट्रो हाथ में टूल बॉक्स लिए आता है। वो सेवानिवृत्ति की उम्र के करीब है और उसके पास ऐसी मशीनों की मरम्मत का दशकों का अनुभव है, जिन्हें आधिकारिक प्रोटोकॉल बहुत पहले ही रद्द कर चुके होते। फिर से समस्या देखकर वो आह भरता है, मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन हमें कारकोव से नया पुर्जा चाहिए। आप पूछते हैं, क्या कार्यशाला में ऐसा कुछ है जिसका हम उपयोग कर सकें? मतलब, क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अच्छी तरह से काम करे? पेट्रो सोचता है, शायद। मुझे देखने दो कि सर्गेई ने क्या जमा कर रखा है। वह रखरखाव कार्यशाला की ओर जाता है, जहां रखरखाव प्रमुख सर्गेई अन्य मशीनों से बचाए गए या घर में बनाए गए पुर्जों की अपनी अनौपचारिक सूची रखता है। व्यक्तिगत संबंधों, अनौपचारिक चैनलों और नियमों की रचनात्मक व्याख्याओं के माध्यम से वास्तव में काम इसी तरह होता है। औपचारिक प्रणाली अपनी कठोर योजनाओं और संसाधनों के केंद्रीकृत आवंटन के साथ उत्पादन की दैनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत धीमी और अनुत्तरदायी है। इस प्रकार एक समानांतर प्रणाली विकसित हो गई है, जिसमें हर कोई भाग लेता है, लेकिन कोई भी नहीं आधिकारिक तौर पर स्वीकार करता है। दोपहर तक पेट्रो मशीन को फिर से चालू कर देता है, हालांकि वो चेतावनी देता है कि उचित रिप्लेसमेंट पार्ट के बिना ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आप कैरो फैक्ट्री में अपने समकक्ष को फोन करने के लिए नोट करते हैं।
आपने एक बार कमी के दौरान कुछ कैपेसिटर के साथ उनकी मदद की थी और शायद वे भी आपका एहसान चुकाएंगे। दोपहर के भोजन के ब्रेक में थोड़ा आराम मिलता है। फैक्ट्री के कैफेटेरिया में भारी रियायती दामों पर साधारण लेकिन पेट भरने वाला खाना परोसा जाता है। पत्ता गोभी का सूप, कॉटलेट, मसले हुए आलू के साथ मीट पैटीज, पीने के लिए कॉम्पोट। यहाँ खाना ईंधन है, स्वाद लेने वाला अनुभव नहीं। कर्मचारी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, कुछ फैक्ट्री का अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ कल रात के हॉकी मैच पर चर्चा कर रहे हैं या पारिवारिक समाचार साझा कर रहे हैं। आप दूसरे सुपरवाइजरों के साथ बैठते हैं। बातचीत में दुकान की बातचीत और सावधानी से की गई गपशप का मिश्रण है। केंद्रीय कार्यालय में पदोन्नति के लिए किस पर विचार किया जा रहा है? क्या यह सच है कि शहर के उस पार स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को जापानी कलपुर्जों की एक खेप मिली है? क्या गर्मियों की छुट्टियों के कार्यक्रम जल्द ही मंजूर हो जाएंगे? सोवियत व्यवस्था में सूचना एक मूल्यवान मुद्रा है और ये अनौपचारिक आदान प्रदान ही इसका कितना हिस्सा प्रसारित करते हैं। आधिकारिक चैनल केवल चुनिंदा तथ्य ही उपलब्ध कराते हैं, इसलिए लोग अंतराल को भरने के लिए निजी नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं। नतीजा एक ऐसा समाज बनता है जहां आधिकारिक घोषणाओं के साथ साथ अफवाहें भी पनपती है, जहां सच्चाई अक्सर कहीं बीच में होती है और जहां हर कोई पंक्तियों के बीच की बातें पढ़ने में कुशल हो जाता है। दोपहर के भोजन के बाद आप दोपहर के उत्पादन की जांच करते हैं। अब तक के आंकड़े अच्छे लग रहे हैं, बढ़े हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन आपकी आशंका से बेहतर। हालांकि आपको कहीं न कहीं दक्षताएं ढूंढनी होंगी। अगर आप बोनस प्रणाली के जरिए अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था कर लें, तो शायद शाम की पाली में अतिरिक्त काम हो सकता है। बोनस प्रणाली सोवियत औद्योगिक जीवन का एक और प्रमुख तत्व है। मूल वेतन अपेक्षाकृत कम और मानकीकृत है, लेकिन कोटा पार करने पर बोनस से मजदूर का वेतन काफी बढ़ सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था में प्रोत्साहन प्रदान करने का राज्य का तरीका है जो आधिकारिक तौर पर पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा को खारिज करती है। व्यवहार में ये अपनी खुद की विकृतियां पैदा करता है, गुणवत्ता की बजाय मात्रा को बढ़ावा देता है, जिससे महीने के अंत में उत्पादन में उछाल आता है और कभी कभी आंकड़ों में पूरी तरह से हेराफेरी हो जाती है। आपकी दोपहर उस कागज पर काम करने में बीत जाती है जो उस विभाग द्वारा उत्पादित हर चीज का दस्तावेजीकरण करता है। सोवियत अर्थव्यवस्था दस्तावेजों, 3 प्रतियों में भरे गए फॉर्मों, विभिन्न विभागों के रिपोर्टों और आंकड़ों पर चलती है, जो पदानुक्रम में ऊपर की ओर बढ़ते हुए उस विशाल डेटा संग्रह का हिस्सा बनते हैं, जो कथित तौर पर केंद्रीय योजना का मार्गदर्शन करता है। ये जानकारी वास्तव में शीर्ष पर निर्णयों को कितना प्रभावित करती है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कागजी कार्रवाई पूरी होनी ही चाहिए। अपनी मेज पर आप उत्पादन रिपोर्ट भरते हैं और एक नजर कांच के विभाजन के पार फैक्ट्री के फर्श पर रखते हैं। आप ध्यान के इस विभाजन में निपुण हो गए हैं, वास्तविक उत्पादन का प्रबंधन करते हुए नौकरशाही को संतुष्ट करते हैं। ये एक ऐसा कौशल है जो हर सफल सोवियत प्रबंधक विकसित करता है। आपके दरवाजे पर दस्तक कागजी कार्रवाई में बाधा डालती है। ये कार्मिक विभाग से दिमित्री है, एक युवा जिसकी अपनी वर्तमान स्थिति से परे महत्वाकांक्षाएं हैं। उसके दौरे आमतौर पर या तो एक समस्या या एक अवसर का संकेत देते हैं, कभी कभी दोनों। कॉमरेड सुपरवाइजर वो एक औपचारिकता के साथ कहता है जो आधिकारिक व्यवसाय का संकेत देती है। पार्टी समिति मास्को में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों की समीक्षा कर रही है। आपका नाम उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण समाचार है। उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय स्तर पर एक पद की ओर ले जा सकता है। जिम्मेदारी और विशेषाधिकारों दोनों में एक महत्वपूर्ण कदम। लेकिन सोवियत व्यवस्था में ऐसे अवसर हमेशा राजनीतिक आयामों के साथ आते हैं। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आपने सावधानी से उत्तर दिया। मेरी सिफारिश किसने की है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सोवियत पदानुक्रम में प्रायोजन मायने रखता है और ये जानना कि कौन आपका समर्थन करता है सत्ता की अदृश्य धाराओं को समझने में मदद करता है। दिमित्री थोड़ा मुस्कुराया।
कॉमरेड सकालोव ने आपकी तकनीकी क्षमताओं की बहुत प्रशंसा की और निश्चित रूप से पिछले साल की स्वैच्छिक सप्ताहांत कार्य परियोजना में आपकी भागीदारी को सकारात्मक रूप से देखा गया। अनुवाद स्पष्ट है। मुख्य अभियंता आपकी योग्यता और आधिकारिक तौर पर आपके स्पष्ट उत्साह की सराहना करते हैं। प्रमोटेड गतिविधियों को मान्यता दी गई है। उन्नति इसी तरह होती है, सच्ची योग्यता और सिद्ध राजनीतिक विश्वसनीयता का संयोजन। जरूरी नहीं कि पार्टी की सदस्यता हो। कई प्रबंधक पार्टी के सदस्य नहीं होते, लेकिन कम से कम उन रस्मों में हिस्सा लेने की इच्छा तो होती ही है जो व्यवस्था के प्रति वफादारी की पुष्टि करती है। समिति फैक्टों के राजनीतिक शिक्षा सत्रों में और ज्यादा भागीदारी देखना चाहेगी। दिमित्री कहते हैं कि शायद आप अगले महीने एक सत्र का नेतृत्व कर सकें। विषय है समाजवादी निर्माण की सेवा में तकनीकी नवाचार, और यही एक अंतर्निहित सौदा है। ज्यादा राजनीतिक जुड़ाव दिखाएं और उन्नति का रास्ता और चौड़ा हो जाएगा। ये कोई कठोर दबाव नहीं है। आप बिना किसी तत्काल परिणाम के मना कर सकते हैं, लेकिन प्रोत्साहन स्पष्ट है। मुझे कुछ तैयार करने में खुशी होगी, आप कहते हैं, ये जानते हुए कि संभावित करियर उन्नति के लिए 1 या 2 शाम शोध और लेखन एक छोटी सी कीमत है। दिमित्री के जाने के बाद आप शिफ्ट के आखिरी घंटों के लिए प्रोडक्शन फ्लोर पर लौट आते हैं। दोपहर की ऊर्जा अलग होती है, थकान और दिन का कोटा पूरा करने की। दबाव का मिश्रण। कर्मचारी अभ्यास की दक्षता के साथ काम करते हैं। उनका शरीर दिनचर्या को समझता है, जबकि उनका मन शाम की योजनाओं या व्यक्तिगत चिंताओं में भटक सकता है। आप अपना चक्कर लगाते हैं, गुणवत्ता की जांच करते हैं, आवश्यकतानुसार प्रोत्साहन या सुधार देते हैं, मानवीय संबंधों को बनाए रखते हैं जो चीजों को सुचारू रूप से चलाते हैं। यहाँ एक प्रशंसा का शब्द, वहां एक सुझाव, उस कर्मचारी के लिए एक शांत चेतावनी जिसका ध्यान भटक रहा है। उत्पादकता बनाए रखने में ये सूक्ष्म अंतः क्रियाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी औपचारिक प्रक्रियाएं। जैसे जैसे शिफ्ट का अंत निकट आता है, गतिविधि में सामान्य तेजी आ जाती है। कोई भी शाम की शिफ्ट के लिए काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, आंशिक रूप से पेशेवर गौरव के कारण और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि अधूरा काम सेक्शन के प्रदर्शन मैट्रिक्स पर बुरा प्रभाव डालता है। आखिरी घंटे में काम पूरा होने, गुणवत्ता जांच और हैंडओवर की हड़बड़ी होती है। अंत में हॉर्न बजता है जो दिन की शिफ्ट के अंत का संकेत देता है। कर्मचारी जल्दी से अपने स्टेशनों को साफ करते हैं, जो सोवियत औद्योगिक अनुशासन का एक बिंदु है। चेंजिंग रूम में जाने से पहले शाम की शिफ्ट के कर्मचारी पहले ही पहुंच चुके होते हैं, जिससे एक संक्षिप्त ओवरलैप बनता है जहां सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है, निरंतरता बनी रहती है। आपका दिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दिन भर के उत्पादन की समीक्षा और कल से पहले किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अन्य पर्यवेक्षकों के साथ एक अंतिम बैठक है। लेकिन जैसे ही आप प्रशासनिक भवन की ओर बढ़ते हैं, आपको काम से निजी जीवन में एक सूक्ष्म बदलाव का एहसास होता है। जल्द ही आप कारखाने के गेट से बाहर निकलेंगे और काम और निजी जीवन के बीच की सीमाओं को धुंधला करने की व्यवस्था की कोशिशों के बावजूद आप पड़ोसी, परिवार के सदस्य, दोस्त और व्यक्ति के रूप में एक अलग भूमिका में कदम रखेंगे। सोवियत समाज में ये अलगावपूर्ण नहीं है, जहां व्यक्ति की कार्य पहचान जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। लेकिन फिर भी एक अंतर है, एक ऐसा स्थान जहां आधिकारिक भूमिकाओं से अलग निजी विचार और रिश्ते मौजूद हैं। इसी स्थान, अपार्टमेंट, रसोई, विश्वसनीय मित्रों के घेरे में जीवन को सार्थक बनाने वाली बहुत सी चीजें घटित होती हैं। व्यवस्था द्वारा सभी अनुभवों को सामूहिक बनाने की कोशिशों के बावजूद शाम अपनी संभावनाओं और सीमाओं के साथ आगे बढ़ती है। शायद किसी दुकान पर रुकना अगर उपलब्ध सामान की अफवाह सच साबित हो, या जरूरत पड़ने पर 1 घंटा लाइन में लगना। शायद किसी दोस्त के अपार्टमेंट में चाय और बातचीत के लिए जाना, या घर पर किताब या रेडियो के साथ एक शांत शाम। एक ऐसी व्यवस्था के ढांचे में छोटी छोटी खुशियां जो सामूहिक उपलब्धि का वादा तो करती है,
लेकिन ज्यादातर सामूहिक सीमाएं ही देती है। जैसे ही आप मीटिंग रूम में प्रवेश करते हैं, आप अपने साथ आधिकारिक आख्यानों और जीवंत अनुभवों के बीच, समाजवादी वादों और रोजमर्रा के समझौतों के बीच, पोस्टरों में चित्रित आदर्श सोवियत नागरिक और अनुरूपता, प्रतिरोध और सरल दृढ़ता के मिश्रण से एक जटिल व्यवस्था में आगे बढ़ रहे वास्तविक लोगों के बीच के अंतर का एहसास लेकर चलते हैं। इसी अंतर में सोवियत जीवन की सच्ची कहानी सामने आती है। हर रोज सुबह का सूरज मॉस्को के एक अपार्टमेंट में सफेद पर्दों से छनकर आता है। अब 1968 है और दुनिया बदल रही है। पेरिस में छात्र दंगे कर रहे हैं। अमेरिका में वियतनाम युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और यहाँ सोवियत संघ में एक नई पीढ़ी परिपक्व हो रही है। ऐसी पीढ़ी जिसे स्टालिन के आतंक या द्वितीय विश्व युद्ध की कठिनाइयों की कोई व्यक्तिगत स्मृति नहीं है। अलार्म घड़ी बजती है और 13 वर्षीय नताशा उसे शांत करने के लिए हाथ बढ़ाती है। अपने माता पिता की पीढ़ी के विपरीत नताशा ने कभी सामुदायिक जीवन नहीं देखा। वो इस छोटे से लेकिन निजी अपार्टमेंट में पली बढ़ी है, जहां उसका अपना एक छोटा सा बेडरूम है जो अध्ययन कक्ष का भी काम करता है। कमरे में एक संकरा बिस्तर, एक डेस्क और किताबों की अलमारियां ध्यान से चुनी हुई किताबों से भरी है, जिनमें स्वीकृत सोवियत बच्चों की कहानियों से लेकर जूल वर्न और जैक लंदन के अनुवाद शामिल हैं, जो युवा सोवियत नागरिकों को राजनीतिक रूप से स्वीकार्य पैकेज में विदेशी दुनिया से परिचित कराते हैं। उसकी डेस्क पर रूसी व्याकरण पर लगभग पूरा हो चुका होमवर्क रखा है। सोवियत संघ में शिक्षा एक गंभीर व्यवसाय है और बच्चे इसे कम उम्र में ही सीख जाते हैं। राज्य गणित, विज्ञान और रूसी भाषा पर केंद्रित एक कठोर पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा में भारी निवेश करता है। विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाती है, अक्सर जर्मन या अंग्रेजी। हालांकि बातचीत के बजाय तकनीकी साहित्य पढ़ने पर जोर दिया जाता है। नताशा की स्कूल यूनिफॉर्म उसके दरवाजे के पीछे टंगी रहती है। सामान्य दिनों के लिए काले एप्रन के साथ एक भूरे रंग की पोशाक, विशेष अवसरों के लिए सफेद एप्रन। अपने गले में वो लाल दुपट्टा पहनेगी, जो उसे एक अग्रणी के रूप में चिन्हित करता है। 9 से 14 वर्ष की आयु के लगभग सभी सोवियत बच्चे अग्रणी हैं। व्लादिमीर लेनिन ऑल यूनियन पायनियर संगठन के सदस्य हैं। ये तकनीकी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसमें भाग न लेने से परिवार की वैचारिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठेंगे और संभावित रूप से बच्चे के भविष्य के अवसर सीमित हो सकते हैं। पायनियर स्कार्फ सिर्फ एक कपड़े से कहीं ज्यादा है। ये सामूहिकता का प्रतीक है। सोवियत राज्य द्वारा सावधानी पूर्वक निर्मित आधिकारिक युवा संस्कृति में भागीदारी का प्रतीक है। नताशा इसे अभ्यास से भरी सहजता से बांधती है। ये दिनचर्या दांत ब्रश करने या बालों की चोटी बनाने जितनी ही जानी पहचानी है। रसोई में उसकी माँ पहले से ही नाश्ता तैयार कर रही है। कैशर, वही सर्वव्यापी दलिया जो कई सोवियत भोजनों का आधार बनता है, काली रोटी और चाय के साथ। उसके पिता मेज पर बैठकर पार्टी का आधिकारिक अखबार प्रावदा पढ़ रहे हैं। पृष्ठभूमि में रेडियो धीमी आवाज में बज रहा है। सुबह के व्यायाम कार्यक्रम का प्रसारण और उसके बाद औद्योगिक उपलब्धियों और समाजवादी देशों के बीच मित्रता पर जोर देने वाली खबरें। नताशा, जल्दी करो। उसकी माँ कहती है कि आज कक्षाओं से पहले तुम्हारी पायनियर मीटिंग है। पायनियर मीटिंग स्कूली जीवन के सत्रों का एक नियमित हिस्सा है, जहां बच्चे सोवियत मूल्यों को स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई संगठित गतिविधियों में भाग लेते हैं। वे देशभक्ति के गीत गाते हैं, लेनिन और पार्टी की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं की योजना बनाते हैं और पायनियर टुकड़ियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं। इन गतिविधियों को विचारधारा के प्रचार के रूप में नहीं, बल्कि उचित नागरिक शिक्षा के रूप में देखा जाता है, जो बच्चों को सामूहिक रूप से उनकी भूमिका और समाज में योगदान देने की उनकी जिम्मेदारी सिखाती है। नताशा जल्दी से खाना खाती है, अपनी स्कूल सामग्री इकट्ठी करती है और निकल पड़ती है। स्कूल पैदल दूरी पर है। सोवियत शहरी नियोजन के फायदों में से एक,
जहां आवासीय भवनों के पास स्कूलों, दुकानों और अन्य सेवाओं के साथ सूक्ष्म जिले डिजाइन किए जाते हैं। सुबह ठंडी शरद ऋतु होती है जो मॉस्को के पार्कों के पेड़ों को सुनहरे और लाल रंग से रंग देती है। एक जैसी वर्दी पहने अन्य बच्चे आसपास के अपार्टमेंट ब्लॉकों से स्कूल में इकट्ठा होते हैं। भूरे और सफेद रंग की धाराएं बनाते हुए प्रवेश द्वार पर लेनिन की मूर्ति वाली भव्य इमारत की ओर बहते हैं। अंदर नताशा असेंबली हॉल में अपनी अग्रणी टुकड़ी में शामिल होती है। 30 बच्चे कतार में खड़े हैं। उनके यूनिफॉर्म पर चमकीले स्कार्फ लगे हैं। सबसे आगे अग्रणी नेता विश्वविद्यालय में शिक्षा की पढ़ाई कर रही एक युवती उन्हें ध्यान देने के लिए कहती है। समारोह सोवियत ध्वज फहराने और अग्रणी शपथ के पाठ के साथ शुरू होता है। मैं सोवियत संघ का एक युवा अग्रदूत अपने साथियों की उपस्थिति में अपनी सोवियत मातृभूमि से प्रेम करने, जीने, अध्ययन करने और संघर्ष करने का वचन देता हूं। जैसा कि महान लेनिन ने सोवियत संघ के अग्रदूतों के नियमों के अनुसार विरासत में दिया था। ये शब्द परिचित है, इतनी बार दोहराए गए हैं कि वे लगभग स्वचालित हो गए हैं। फिर भी 30 युवा आवाजों के एक साथ बोलने से कुछ हलचल होती है जो महान सोवियत प्रयोग में अपनी जगह की पुष्टि करते हैं। सामूहिक अनुभव शक्तिशाली है जो उन बच्चों के बीच बंधन बनाता है जो एक साथ बड़े होंगे, एक साथ पढ़ेंगे और अंततः सोवियत अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में एक साथ काम करेंगे। समारोह के बाद नियमित कक्षाएं शुरू होती है। सोवियत स्कूल का दिन संरचित और गहन होता है। आमतौर पर सुबह 8 बजे शुरू होता है और दोपहर के बाद तक चलता है। सप्ताह में 6 दिन। विषयों को 45 मिनट की अवधि में पढ़ाया जाता है। उनके बीच छोटे ब्रेक के साथ पाठ्यक्रम पूरे देश में मानकीकृत है। मॉस्को में एक बच्चा बिल्कुल वही सामग्री सीखता है जो व्लादिवोस्तोक या ताशकंद में एक बच्चा समान पाठ्य पुस्तकों और पाठ योजनाओं का पालन करता है। नताशा की पहली कक्षा गणित की है जिसे एक सख्त महिला द्वारा पढ़ाया जाता है जिसका अपने विषय के प्रति समर्पण केवल उसकी लापरवाही के प्रति असहिष्णुता से मेल खाता है। सोवियत शिक्षा में गणित और विज्ञान पर जोर दिया जाता है। ये वे क्षेत्र हैं जिनमें देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है और जो नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग और तकनीकी करियर की नींव रखते हैं। शिक्षण शैली पारंपरिक है। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर अवधारणाओं को समझाते हैं, छात्र नोट्स लेते हैं, अभ्यास पूरा करते हैं और अपनी समझ प्रदर्शित करने के लिए उन्हें आगे बुलाया जाता है। लिखा, सीखना और याद रखना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर इतिहास जैसे विषयों में जहां घटनाओं की आधिकारिक व्याख्या को सटीक रूप से आत्मसात करना आवश्यक होता है। लेकिन साथ ही विशेष रूप से गणित और विज्ञान में वास्तविक बौद्धिक कठोरता भी होती है। माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक सोवियत छात्र आमतौर पर बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, कलन, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में ऐसे स्तर पर पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं जो अक्सर कॉलेज प्रवेश के लिए पश्चिमी आवश्यकताओं से कहीं अधिक होता है। गणित के बाद रूसी साहित्य आता है जो सोवियत शिक्षा का एक और आधारशिला है। छात्र रूसी साहित्य के क्लासिक्स का व्यापक अध्ययन करते हैं। हालांकि व्याख्याएं सोवियत विचारधारा के चश्मे से छानी जाती है। पुश्किन, तोल्तोय और चेकोव को न केवल महान लेखकों के रूप में बल्कि पूर्व क्रांतिकारी व्यवस्था के आलोचकों और सोवियत चेतना के अग्रदूतों के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। दोपहर के भोजन के लिए छात्र स्कूल के कैफेटेरिया में खाते हैं। सूप, कॉटलेटी, मीट पैटीज और कॉम्पोट फ्रूट ड्रिंक का एक साधारण भोजन जिसे राज्य द्वारा सब्सिडी दी जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को पारिवारिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना उचित पोषण मिले। कैफेटेरिया की समानता पोशाक की एकरूपता की तरह सोवियत शिक्षा की सामूहिक प्रकृति। दोपहर की कक्षाओं में मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों के अनुसार सख्ती से इतिहास पढ़ाया जाता है जिसमें वर्ग संघर्ष और समाजवाद की ओर अपरिहार्य प्रगति पर जोर दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा में बुनियादी फिटनेस के साथ साथ
विशेष रूप से लड़कों के लिए पूर्व सैन्य प्रशिक्षण भी शामिल होता है। सोवियत प्रणाली शारीरिक विकास को बौद्धिक विकास से अविभाज्य मानती है और बच्चों को उत्पादक कार्यकर्ता और जरूरत पड़ने पर समाजवादी मातृभूमि के रक्षक दोनों बनने के लिए तैयार करती है। स्कूल के बाद नताशा तुरंत घर नहीं लौटती। कई सोवियत बच्चों की तरह उसके दिन में स्कूल या अग्रदूतों द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियां शामिल होती हैं। आज अक्टूबर क्रांति के आगामी उत्सव के लिए देशभक्ति गीत तैयार करने के लिए गायन मंडली का अभ्यास होता है। अन्य दिनों में खेलकूद, शतरंज क्लब, तकनीकी मंडल शामिल हो सकते हैं, जहां बच्चे बुनियादी इंजीनियरिंग कौशल या विभिन्न प्रकार की सामुदायिक सेवा सीखते हैं। ये गतिविधियां कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। ये कामकाजी माता पिता के बच्चों के लिए सुरक्षित, पर्यवेक्षित वातावरण प्रदान करती है। ये ऐसी प्रतिभाओं का विकास करती है जो राज्य की सेवा कर सकती है, और ये बच्चों को सोवियत मूल्यों और सामूहिक व्यवहार में और अधिक सामाजिक बनाती है। ये कई बच्चों के लिए वास्तव में आनंददायक भी है और शैक्षणिक पाठ्यक्रम से परे दोस्ती और रुचियां विकसित करने के अवसर प्रदान करती है। मॉस्को की शरद ऋतु में शाम जल्दी हो जाती है। नताशा के घर लौटने पर ढलती शाम में स्ट्रीट लाइटें पहले से ही चमक रही होती हैं। उसके माता पिता 1 घंटे बाद घर आएंगे। दोनों लगभग सभी सोवियत वयस्कों की तरह पूर्णकालिक काम करते हैं। अपार्टमेंट खाली है, लेकिन नताशा के गले में एक धागे से चाबी बंधी है। सोवियत बचपन का एक और संकेत, जहां स्वतंत्र जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है। वो अपने लिए एक साधारण नाश्ता बनाती है और होमवर्क पूरा करने के लिए अपनी मेज पर बैठ जाती है। होमवर्क काफी ज्यादा होता है। सोवियत शिक्षा कक्षा के समय के बाहर भी गहन अध्ययन की मांग करती है। आज रात के असाइनमेंट में गणित के प्रश्न, पुश्किन की एक कविता याद करना और सोवियत गणराज्यों के औद्योगिक संसाधनों पर आधारित। भूगोल की आगामी परीक्षा की तैयारी शामिल है। लगभग 7 बजे उसके माता पिता काम से थके हुए लौटते हैं, लेकिन उनके पास एक छोटा सा खजाना होता है, संतरे, जो उसके पिता द्वारा कार्यस्थल पर वितरण के जरिए हासिल किया गया एक दुर्लभ उपहार है। वितरण की ऐसी समानांतर प्रणालियां, जहां सामान दुकानों के बजाय कार्यस्थलों के जरिए वितरित किया जाता है, नियमित खुदरा क्षेत्र में पुरानी कमी की भरपाई करने में मदद करती है। रात का खाना सादा लेकिन पेट भर जाता है। गोभी का सूप, थोड़े से मांस के साथ कुट्टू, काली रोटी और चाय। परिवार साथ मिलकर खाना खाता है, अपने दिन की बातें करता है। नताशा के पिता स्कूल के बारे में पूछते हैं। उसकी माँ उसे सर्दियों के कपड़ों की याद दिलाती है, जिनकी मरम्मत की जरूरत है। पृष्ठभूमि में धीमी आवाज में रेडियो बज रहा है, जो अब समाचारों की बजाय शास्त्रीय संगीत प्रसारित कर रहा है। रात के खाने के बाद परिवार का टेलीविजन देखने का समय आता है। लिविंग रूम के कोने में रखा टेलीविजन सेट अपेक्षाकृत नया है, गर्व का स्रोत और शाम के मनोरंजन का केंद्र है। कार्यक्रम कुछ राज्य नियंत्रित चैनलों तक सीमित है, जो समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत प्रदर्शन, अनुमोदित फिल्में और कभी कभार हल्का फुल्का मनोरंजन प्रसारित करते हैं। आज रात अंतरिक्ष में सोवियत उपलब्धियों पर एक वृत्त चित्र दिखाया जाएगा। कॉस्मेनॉट कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव के वास्तविक स्रोतों में से एक है, जो वैचारिक सीमाओं को पार करता है। यूरी गगारिन और अन्य अंतरिक्ष नायकों की छवियां सोवियत वैज्ञानिक कौशल और मानव क्षमता के विकास में समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता की कहानी को बढ़ावा देती है। जैसे जैसे सोने का समय नजदीक आता है, नताशा अगले दिन की तैयारी करती है, अपनी वर्दी बिछाती है, अपना कार्यक्रम देखती है, अपनी स्कूली सामग्री व्यवस्थित करती है। ये दिनचर्या अपनी पूर्वानुमेयता में सुकून देने वाली है, एक ऐसी संरचना जो आंशिक रूप से राज्य द्वारा थोपी गई है, लेकिन जीवन की स्वाभाविक लय के रूप में आत्मसात हो गई है। सोने से पहले वो कुछ देर के लिए अग्रणी नायकों, उन युवाओं के बारे में स्वीकृत कहानियों का संग्रह पढ़ती है, जिनका साहस और समाजवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। ये कहानियां वयस्कों के मानकों के हिसाब से सरल हैं,
लेकिन एक बच्चे के लिए मनोरंजक है, जो अभी भी दुनिया और उसमें अपनी जगह के बारे में अपनी समझ का निर्माण कर रहा है। 5 साल बीत जाते हैं। नताशा अब 18 साल की है, माध्यमिक विद्यालय के अपने अंतिम वर्ष में है और उसके वयस्क जीवन को आकार देने वाले निर्णय निकट आ रहे हैं। सोवियत शिक्षा प्रणाली ने छात्रों पर उनके पूरे स्कूली वर्षों में नजर रखी है, उनकी योग्यताओं की पहचान की है और उन्हें उचित भविष्य की ओर निर्देशित किया है। गणित और विज्ञान में नताशा के अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें उच्च शिक्षा, शायद इंजीनियरिंग या चिकित्सा के लिए एक उम्मीदवार के रूप में चिन्हित किया है। विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रतिस्पर्धी है, लेकिन मुख्य रूप से वित्तीय संसाधनों के बजाय शैक्षणिक प्रदर्शन पर आधारित है। सभी स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क है और विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में स्थानों की संख्या राज्य द्वारा विभिन्न विशेषज्ञों की अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार सावधानी पूर्वक नियोजित की जाती है। व्यक्तिगत वरीयता पर विचार किया जाता है, लेकिन आर्थिक आवश्यकताओं के अधीन। युवाओं का कम्युनिस्ट संघ कॉम्स, जिसमें अधिकांश सोवियत युवा 14 वर्ष की आयु में पायनियरों से स्नातक होने पर शामिल होते हैं, इस संक्रमण काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सदस्यता पायनियर भागीदारी से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के स्थायी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है और भविष्य के अवसरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। कॉमनवेल्थ की सिफारिशें विश्वविद्यालय में प्रवेश और नौकरी की नियुक्तियों को प्रभावित करती है, जिससे सक्रिय भागीदारी और प्रदर्शित वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए मजबूत प्रोत्साहन मिलते हैं। नताशा स्कूल में एक कंज्यूमर मीटिंग में भाग लेती है, जहां विश्वविद्यालय के विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। कमरा पायनियर सभाओं की तुलना में अधिक शांत है। ये अब युवा वयस्क है और व्यवस्था की सीमाओं के प्रति अधिक जागरूक है, भले ही वे इसके अनुष्ठानों में भाग लेते हों। संचार नेता, एक विश्वविद्यालय छात्र जो सामाजिक सक्रियता के अपने दायित्व को पूरा कर रहा है, विभिन्न संस्थानों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। वो बताता है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना में इंजीनियरिंग की विशेष रूप से आवश्यकता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वचालन के क्षेत्र में। मॉस्को इंजीनियरिंग फिजिक्स इंस्टीट्यूट योग्य आवेदकों की तलाश कर रहा है और अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले उपभोक्ता सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। संदेश स्पष्ट है, व्यक्तिगत प्रतिभाओं को राज्य की प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। फिर भी यहाँ वास्तविक अवसर भी है। नताशा जैसी एक कामकाजी लड़की इंजीनियर, डॉक्टर या वैज्ञानिक बनने की आकांक्षा रख सकती है। ऐसे रास्ते जो कई पश्चिमी देशों में आर्थिक रूप से असंभव हो सकते हैं। व्यवस्था की सीमाएं हैं और अनुरूपता की मांग करती है, लेकिन ये कुछ प्रकार की गतिशीलता और सुरक्षा भी प्रदान करती है। बैठक के बाद नताशा अपनी दोस्त ओल्गा के साथ घर चली जाती है। उनकी बातचीत 1970 के दशक की शुरुआत में सोवियत युवाओं की जटिल वास्तविकता को उजागर करती है, जो आधिकारिक भागीदारी और निजी संदेह का मिश्रण है। क्या आप सचमुच इंजीनियरिंग के लिए आवेदन करने जा रहे हैं? ओल्गा पूछती है। मुझे लगा था कि तुम भाषाएं पढ़ना चाहती हो। नताशा कंधे उचकाती है। इंजीनियरिंग स्नातकों को बेहतर आवास मिलते हैं और मेरे पिता कहते हैं कि उन्नति के ज्यादा अवसर होंगे। मेरे चचेरे भाई सर्गे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास बीटल्स के रिकॉर्ड है। ओल्गा विषय बदलती है, अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए। असली, नकल नहीं। उन्होंने हमें शनिवार को सुनने के लिए आमंत्रित किया। ये वो दोहरी चेतना है जो कई सोवियत युवाओं में विकसित होती है। आधिकारिक अपेक्षाओं के प्रति बाहरी अनुरूपता के साथ साथ विकल्पों की निजी खोज, विशेष रूप से पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव जो आधिकारिक प्रतिबंधों के बावजूद लौह पर्दे के पार अपना रास्ता खोज लेते हैं। बीटल्स, ब्लू जीन्स, निजी समारोह में दिखाई जाने वाली अमेरिकी फिल्में, ये एक अलग तरह के जीवन के प्रतीक बन जाते हैं। सोवियत अलगाव के फिल्टरों के माध्यम से अपूर्ण रूप से झलकते हैं। अगले दिन स्कूल में कक्षा सोवियत विज्ञान और विश्व प्रगति पर
एक विशेष व्याख्यान में भाग लेती है। वक्ता, एक स्थानीय पार्टी पदाधिकारी, इस बात पर जोर देता है कि कैसे समाजवादी व्यवस्था पूंजीवाद की तुलना में वैज्ञानिक विकास के लिए बेहतर परिस्थितियां बनाती है, जहां अनुसंधान मानवीय आवश्यकताओं के बजाय लाभ से प्रेरित माना जाता है। छात्र उचित रुचि के साथ सुनते हैं, नोट्स लेते हैं जिनकी वैचारिक शुद्धता की जांच की जा सकती है। इसके बाद गलियारे में संक्षिप्त टिप्पणियों का आदान प्रदान होता है। मेरे चाचा शोध संस्थान में काम करते हैं। एक लड़का फुसफुसाता है। वो कहता है कि वे कंप्यूटर तकनीक में अमेरिकियों से 5 साल पीछे हैं। केवल विश्वसनीय मित्रों के साथ साझा किए गए ऐसे निजी आकलन आधिकारिक घोषणाओं के समानांतर चलने वाला एक वैकल्पिक सूचना पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। अधिकांश युवा इन दुनियाओं के बीच नेविगेट करने में कुशल हो जाते हैं, ये जानते हुए कि सोवियत उपलब्धियों के लिए कब उत्साह प्रदर्शित करना है और कब अपनी सीमाओं को स्वीकार करना सुरक्षित है। अधिकांश के लिए ये एक दर्दनाक पाखंड के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविकता के व्यावहारिक अनुकूलन के रूप में अनुभव किया जाता है। वे वास्तव में सोवियत जीवन के कुछ पहलुओं, सुरक्षा, समुदाय, समानता और सामूहिक कल्याण के आदर्शों को महत्व देते हैं, जबकि ये स्वीकार करते हैं कि व्यवस्था अपने वादों को पूरी तरह से पूरा करने में विफल रही है। बहुत कम लोग व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की कल्पना करते हैं। वे बस इसके भीतर ऐसी जगह बनाते हैं जहां सार्वजनिक प्रदर्शनों के साथ साथ निजी सत्य भी मौजूद रह सके। स्कूल के पुस्तकालय में नताशा विश्वविद्यालय के विकल्पों पर शोध करती है। किताबें अच्छी तरह से प्रकाशित लेकिन व्यापक हैं, जो विभिन्न संस्थानों और अध्ययन के क्षेत्रों को कवर करती है। लाइब्रेरियन, एक वृद्ध महिला जो दशकों से स्कूल में काम कर रही है और यहाँ से गुजरे छात्रों की पीढ़ियों के अपने ज्ञान के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट कार्यक्रम है। उनका कहना है कि हमारे कई स्नातकों ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया है और छात्रावास कुछ अन्य संस्थानों की तुलना में नए हैं। ऐसे व्यावहारिक विचार, आवास की गुणवत्ता, प्रोफेसरों की प्रतिष्ठा, छात्रवृत्ति की उपलब्धता, शैक्षणिक रुचियों के साथ साथ शैक्षिक विकल्पों को भी आकार देते हैं। सोवियत प्रणाली योग्यता के आधार पर शिक्षा का वादा करती है, लेकिन इसकी वास्तविकताओं को समझने के लिए इसके अनौपचारिक पदानुक्रमों और नेटवर्क का ज्ञान आवश्यक है। जैसे जैसे स्कूल वर्ष आगे बढ़ता है, नताशा और उसके सहपाठी अंतिम परीक्षाओं और वयस्क जीवन में प्रवेश की तैयारी करते हैं। कुछ के लिए इसका मतलब विश्वविद्यालय की पढ़ाई होगी, दूसरों के लिए ऐसे तकनीकी स्कूल जो अधिक विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, और कुछ के लिए कार्यबल में तत्काल प्रवेश। सभी जानते हैं कि उनका वर्तमान प्रदर्शन प्रणाली के भीतर उनके भविष्य के पथ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। भविष्य उनके सामने फैला हुआ है, अपनी व्यापक रूपरेखा में पूर्वानुमानित, लेकिन इसकी संरचनाओं में विविधताएं संभव है। वे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, फैक्ट्री मजदूर, दफ्तर कर्मचारी बनेंगे और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनी निर्धारित भूमिकाओं में योगदान देंगे। उन्हें आखिरकार अपार्टमेंट मिलेंगे, हालांकि अक्सर सालों प्रतीक्षा सूची में रहने के बाद। वे शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और अगर वे भाग्यशाली रहे तो काला सागर के किनारे सरकारी रिसोर्ट्स में छुट्टियां मनाएंगे। बहुत कम लोग सोच सकते हैं कि ये व्यवस्था टिक नहीं पाएगी। 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में सोवियत संघ अपनी अक्षमताओं और बाधाओं के बावजूद स्थिर प्रतीत होता है। इन युवाओं को जिन अनुभवों ने आकार दिया है वे हैं पायनियर समारोह, संचार बैठकें, सामूहिक उपलब्धि पर जोर देने वाली मानकीकृत शिक्षा, जिसने उन्हें मौजूदा व्यवस्था में एकीकरण के लिए तैयार किया है, न कि उसके परिवर्तन के लिए। फिर भी बदलाव पहले से ही सतह के नीचे काम कर रहा है। वयस्क हो रही पीढ़ी की अपेक्षाएं अपने माता पिता से सूक्ष्म रूप से भिन्न है, जो क्रांतिकारी उत्साह या युद्धकालीन बलिदान के बजाय सापेक्ष भौतिक सुरक्षा से प्रभावित है। वे कुछ लाभों को हल्के में लेते हैं,
जबकि व्यवस्था की सीमाओं के बारे में ज्यादा जागरूक होते हैं। खासकर पश्चिमी विकल्पों की तुलना में उन्हें अभी तक इसका एहसास नहीं है, लेकिन वे उस दौर से गुजर रहे हैं जिसे बाद में ठहराव का युग, ब्रेव वर्ष कहा जाएगा, जब सोवियत व्यवस्था ने गतिशीलता की कीमत पर स्थिरता बनाए रखी, जब आर्थिक विकास धीमा रहा जबकि आधिकारिक बयानबाजी विजयी रही, जब सार्वजनिक बयानों और निजी वास्तविकताओं के बीच की खाई धीरे धीरे चौड़ी होती गई। फिलहाल वे तात्कालिक क्षितिज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विश्वविद्यालय के आवेदनों की तैयारी के लिए परीक्षाएं, उपभोग की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। व्यवस्था ने उन्हें आकार दिया है, लेकिन वे इसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं खुद गढ़ने लगे हैं। सामूहिक ढांचों के भीतर व्यक्तिगत अर्थ के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। वे सोवियत शिक्षा की उपज भी हैं और कुछ ज्यादा जटिल भी। सपनों और शंकाओं, अनुरूपता और जिज्ञासा से भरे युवा एक ऐसे वयस्कता की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी रूपरेखा अभी भी इतिहास के बदलते प्रकाश में बन रही है। मॉस्को के एक अपार्टमेंट के कोने में रिकॉर्ड प्लेयर चुपचाप घूम रहा है। अब 1975 है और सुई एक विनाइल डिस्क पर गिरती है जिस पर राज्य रिकॉर्ड लेबल मेलोडिया अंकित है। जो संगीत उभरता है वो आधिकारिक तौर पर स्वीकृत सोवियत एस्ट्राडा है, जो ऑर्केस्ट्रा संगत और स्पष्ट स्वरों वाला लोकप्रिय संगीत है, जिसमें प्रेम, प्रकृति और कभी कभी देशभक्ति के विषय शामिल होते हैं। नताशा, जो अब 25 वर्ष की है, एक कुर्सी पर बैठकर सुन रही है। मॉस्को इंजीनियरिंग फिजिक्स इंस्टीट्यूट से स्नातक होने के बाद वो राजधानी में एक शोध संस्थान में इंजीनियर के रूप में काम करती है। ये छोटा सा अपार्टमेंट उसका अपना है, जो सोवियत मानकों के हिसाब से अपेक्षाकृत कम समय, 2 साल के इंतजार के बाद उसके कार्यस्थल के माध्यम से आवंटित किया गया था। साज सज्जा मानक सोवियत शैली की है जिसे हर कोई पहचानता है। वही दीवार इकाई, वही सोफा, वही लैंप जो देश भर के सरकारी स्टोरों में उपलब्ध है, लेकिन व्यक्तिगत स्पर्श भी है। अलमारियों में किताबें भरी है, रूसी साहित्य के क्लासिक्स, उसके क्षेत्र से संबंधित तकनीकी खंड और अनुवादित कुछ बहुमूल्य विदेशी रचनाएं जो दोस्तों के बीच प्रसारित होती है। एक हस्तनिर्मित मैकक्रेट वॉल हैंगिंग जिसे उस दौर में बनाया गया था जब ये शिल्प पूरे सोवियत संघ में बेवजह लोकप्रिय हो गया था, इस साधारण दीवार में बनावट जोड़ती है। छोटी बालकनी पर गमले में लगे पौधे शहरी परिवेश में प्रकृति का स्पर्श लाते हैं। रिकॉर्ड खत्म हो जाता है और नताशा उसे ध्यान से रख देती है, फिर दूसरा उठाती है। ये मेलोडिया का नहीं बल्कि पश्चिमी संगीत की एक नकली रिकॉर्डिंग है जिसे पुरानी एक्सरे फिल्मों पर कॉपी करके बनाया गया है, जिसे पसलियों पर संगीत कहते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता खराब है, लेकिन बीटल्स के गाने पहचानने योग्य है। सांस्कृतिक विद्रोह का ये छोटा सा कृत्य विशेष रूप से खतरनाक नहीं है। 1970 के दशक के मध्य में स्टालिन युग का सबसे कठोर दमन बहुत पहले बीत चुका है, लेकिन ये अभी भी एक धुंधले क्षेत्र में मौजूद है। न तो पूरी तरह से स्वीकृत है और न ही सक्रिय रूप से मुकदमा चलाया गया है। ब्रेव युग में सोवियत अवकाश की यही जटिल वास्तविकता है। राज्य द्वारा प्रदत्त मनोरंजन, स्वीकृत माध्यमों के भीतर व्यक्तिगत रचनात्मकता और उन विकल्पों की शांत खोज का मिश्रण जो आधिकारिक सीमाओं को सीधे चुनौती दिए बिना उन्हें तोड़ते हैं। टेलीफोन की घंटी बजती है, संगीत बाधित होता है। ये ओल्गा है, नताशा की स्कूल के दिनों की दोस्त, जो अब मॉस्को के एक क्लिनिक में डॉक्टर है। क्या तुम आज रात भी फिल्म देखने आ रही हो? वो पूछती है। वे ब्रह्मांड में रेगिस्तान के सफेद सूरज को दिखा रहे हैं। सोवियत सिनेमा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध मनोरंजन के अधिक परिष्कृत रूपों में से एक प्रदान करता है। भारी सेंसरशिप और वैचारिक बाधाओं के भीतर काम करने की आवश्यकता के बावजूद प्रतिभाशाली निर्देशक और अभिनेता अभी भी वास्तविक कलात्मक योग्यता वाली कृतियां बनाने में कामयाब होते हैं। कुछ जैसे रेगिस्तान का सफेद बेटा प्रिय क्लासिक्स बन जाते हैं, संवादों को कंठस्थ करने वाले दर्शकों द्वारा बार बार देखी गई। ये फिल्म एक पूर्वी पश्चिमी के सोवियत समकक्ष गृह युद्ध के दौरान
मध्य एशिया में सेट की गई है, जो रोमांच, हास्य और देशभक्ति के विषयों को एक ऐसे पैकेज में मिश्रित करती है जो मनोरंजक और वैचारिक रूप से स्वीकार्य दोनों है। 1970 में रिलीज हुई ये पहले से ही एक सांस्कृतिक कसौटी बन गई है, जहां अंतरिक्ष यात्री पारंपरिक रूप से अंतरिक्ष प्रक्षेपणों से पहले इसे सौभाग्य के लिए देखते हैं। नताशा जवाब देती है, जरूर। क्या हम 6 बजे मेट्रो में मिलेंगे? अगर लाइन ज्यादा लंबी नहीं है तो हम बाद में नए कैफे में जा सकते हैं। कैफे का उदय इस अवधि के दौरान सोवियत शहरों में अवकाश के विकल्पों के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। विविधता या वातावरण में पश्चिमी प्रतिष्ठानों के बराबर न होते हुए भी वे घर या कार्यस्थल के बाहर सामाजिकता के लिए जगह प्रदान करते हैं, जहां सादा भोजन और गैर मादक पेय पदार्थ परोसे जाते हैं, जिन्हें शालीनता से आकर्षक बनाया गया है। सिनेमा तक मेट्रो यात्रा उन स्टेशनों से होकर गुजरती है जो सोवियत लोक निर्माण के वास्तविक चमत्कारों में से एक है। मोजाइक, मूर्तियों और झुमरों से सजे शांत भूमिगत स्थान सावधानी पूर्वक साफ सुथरे रखे जाते हैं। जमीनी हकीकत के अक्सर जर्जर रूप से दिखने वाले इस विरोधाभास को दर्शक बहुत ही दिलचस्प मानते हैं, लेकिन इस रोजमर्रा के विरोधाभास के आदी हो चुके यात्रियों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। 1960 के दशक की विशिष्ट सोवियत आधुनिकतावादी शैली में निर्मित कॉस्मो सिनेमा में अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। हालांकि ये कार्य दिवस की शाम है, सोवियत टिकटों की कीमतें जानबूझकर कम रखी जाती हैं। संस्कृति को एक सार्वजनिक वस्तु माना जाता है जो सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, न कि एक व्यावसायिक उत्पाद। फिल्म से पहले समाचार रील चलती है, जो सोवियत सिनेमा के प्रदर्शनों की एक मानक विशेषता है। ये सावधानी पूर्वक चुनी गई वर्तमान घटनाओं को प्रस्तुत करती है, जो औद्योगिक उपलब्धियों, समाजवादी देशों के साथ भाईचारे के संबंधों और शांतिपूर्ण सोवियत जीवन और पूंजीवादी दुनिया की कथित अराजकता और शोषण के बीच के अंतर पर जोर देती है। दर्शक आधिकारिक संचार पर दिए गए विनम्र ध्यान से देखते हैं, न तो पूरी तरह से विश्वास करते हैं और न ही खुले तौर पर सवाल उठाते हैं। फिल्म स्वयं अधिक वास्तविक जुड़ाव, हास्यपूर्ण क्षणों पर हंसी, सुंदर रेगिस्तानी परिदृश्यों की शांत प्रशंसा और सोवियत सांस्कृतिक जीवन में परिचित उपस्थिति बन चुके अभिनेताओं के अभिनय का आनंद लेती है। साझा अनुभव दर्शकों के बीच एक अस्थायी समुदाय, सांस्कृतिक जीवन में एक सामूहिक भागीदारी का निर्माण करता है, जो सोवियत व्यवस्था की अनेक बाधाओं के बावजूद उसकी एक ताकत बनी हुई है। इसके बाद नताशा और ओल्गा कैफे की ओर चलती है और फिल्म के बारे में बातचीत जारी रखती है, जो सौंदर्य बोध की सराहना और हल्की आलोचना के बीच आसानी से बदलती रहती है। आलोचना को एक मौन आपसी सहमति से सुरक्षित सीमाओं के भीतर रखा गया है। ब्रेव युग के अपेक्षाकृत शांत माहौल में भी कुछ विषय संवेदनशील बने हुए हैं और सोवियत नागरिकों में ये सहज बोध विकसित हो गया है कि सीमाएं कहाँ खींची गई है। कैफे में मध्यम भीड़ है, लेकिन पूरी तरह भरा नहीं है। वे एक मेज ढूंढते हैं और कॉफी और पेस्ट्री ऑर्डर करते हैं। गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से औसत दर्जे की है, लेकिन बात ये नहीं है। ये परिवेश बातचीत, जुड़ाव और काम और घरेलू जिम्मेदारियों की लय में थोड़ी खुशी के लिए एक जगह प्रदान करता है। उनकी चर्चा फिल्म से शुरू होकर आपसी दोस्तों, कार्यस्थल की स्थितियों और अंततः ओल्गा की काला सागर तट पर आगामी छुट्टियों तक पहुंचती है। ये सोवियत जीवन की एक और आम विशेषता है। कार्यस्थलों या ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सब्सिडी वाले रिसोर्ट्स, जिन्हें सैनिटोरिया कहा जाता है, में वार्षिक अवकाश। ये छुट्टियां आराम, चिकित्सा उपचार और संरचित गतिविधियों को एक ऐसे पैकेज में जोड़ती है जो अवकाश के प्रति सोवियत दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसे आनंददायक और सुधारात्मक दोनों होना चाहिए। ओल्गा बताती है, मुझे इस साल सोची में नियुक्त किया गया है। अगस्त में 2 हफ्ते। क्लिनिक निदेशक ने कहा कि ये हमारे निवारक देखभाल लक्ष्यों को पार करने का इनाम है। इस तरह के आवंटन, पुटवीकी या अवकाश वाउचर योग्यता, आवश्यकता
और कभी कभी संबंधों के संयोजन के आधार पर कार्यस्थलों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। बेहतर रिसोर्ट्स की बहुत मांग होती है, खासकर काला सागर तट पर स्थित रिसोर्ट्स, जहां अपेक्षाकृत गर्म जलवायु और समुद्र तट है। एक ऐसे देश में जहां अधिकांश क्षेत्र में कठोर सर्दियां पड़ती है। ये एक कीमती वस्तु है। आप भाग्यशाली हैं, नताशा जवाब देती है। मैं अभी भी अपने आवेदन के बारे में सुनने का इंतजार कर रहा हूं। पिछले साल मैं मास्को के बाहर एक सैनिटोरियम में पहुंच गया क्योंकि सभी दक्षिणी जगह बुक हो चुकी थी। सोवियत उपभोक्ता अनुभव की यही सच्चाई है। क्रय शक्ति के बजाय आवंटन की एक प्रणाली जहां वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच पद, संबंधों और कभी-कभी मात्र भाग्य पर निर्भर करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पैसा कम मायने रखता है, लेकिन पूंजी के अन्य रूप, सामाजिक संबंध, कार्यस्थल की स्थिति, पार्टी की सदस्यता महत्वपूर्ण मुद्राएं बन जाते हैं। जब वे कैफे से निकलते हैं तो शाम का आकाश अभी भी उजला होता है। मास्को में गर्मियों में लंबे दिन होते हैं जो आधी रात तक खिंच जाते हैं। वे शहर के केंद्र से होते हुए सरकारी मंत्रालयों और सांस्कृतिक संस्थानों वाली भव्य इमारतों के बीच से और सार्वजनिक समारोहों और प्रदर्शनों के लिए बनाए गए चौकों से होते हुए कुछ देर चलते हैं। मेरे भाई को अगले महीने विसोद की संगीत कार्यक्रम के टिकट मिल गए। ओल्गा ने विषय के अपेक्षाकृत खुलेपन के बावजूद अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए बताया। वो 6 घंटे लाइन में खड़ा रहा। 1970 के दशक के सोवियत सांस्कृतिक जीवन में व्लादिमीर विसोत्की का एक विशिष्ट स्थान है। अपने कर्कश स्वर वाले गीतों के प्रदर्शन के लिए बेहद लोकप्रिय, जो बिना किसी स्पष्ट असहमति के आधिकारिक प्रतिबंधों को तोड़ते हैं। उनके संगीत कार्यक्रम हमेशा बिक जाते हैं। उनके रिकॉर्ड आधिकारिक माध्यमों से लगभग असंभव है, लेकिन अनौपचारिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित होते हैं। ये समानांतर संस्कृति न तो पूरी तरह से स्वीकृत और न ही पूरी तरह से निषिद्ध ऐसे स्थान बनाती है जहां सोवियत नागरिक व्यवस्था को सीधे चुनौती दिए बिना आधिकारिक आख्यानों के विकल्पों का अनुभव कर सकते हैं। अधिकारी इन अस्पष्ट क्षेत्रों को सुरक्षा वाल्व के रूप में सहन करते हैं, ये समझते हुए कि पूर्ण दमन अधिक खतरनाक दबाव पैदा कर सकता है। सप्ताहांत अलग अलग अवकाश पैटर्न लाता है। 1975 के सोवियत संघ में शनिवार अभी भी कार्य दिवस है, हालांकि अंततः 5 दिवसीय सप्ताह में जाने की चर्चा है। हालांकि रविवार नियमित दिनचर्या से परे गतिविधियों के लिए खाली समय प्रदान करता है। कई सोवियत परिवारों के लिए रविवार घरेलू कामों, आने वाले सप्ताह के लिए खरीदारी, सफाई, मरम्मत और भोजन तैयार करने पर केंद्रित होता है। उपभोक्ता सेवाएं सीमित है और स्वयं सेवा दृष्टिकोण जीवन शैली विकल्प के बजाय एक आवश्यकता है। सोवियत अपार्टमेंट का लगातार रखरखाव, सुधार और अनुकूलन उनके निवासियों द्वारा किया जा रहा है, जो सामग्री और उपकरणों की कमी के बीच काम करने में प्रभावशाली कौशल विकसित करते हैं। लेकिन रविवार मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। गर्मियों में कई शहरी निवासी पिकनिक, तैराकी और मशरूम इकट्ठा करने जैसी गतिविधियों के लिए आसपास के जंगलों या नदियों के किनारे जाते हैं, जिनमें कोई खर्च नहीं होता और जो प्रकृति से जुड़ाव प्रदान करते हैं। सार्वजनिक पार्क सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम और साधारण मनोरंजन प्रदान करते हैं। बुनियादी लेकिन कार्यात्मक खेल सुविधाएं शारीरिक गतिविधि के अवसर प्रदान करती हैं, जिन्हें समग्र समाजवादी विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। शीतकालीन मनोरंजन कठोर जलवायु के अनुकूल होता है। शहर के पार्कों में आइस स्केटिंग, आसपास के जंगलों में क्रॉस कंट्री स्कीइंग या बस ठंड से बचने के लिए बर्फ से ढके परिदृश्यों में टहलना। इंडोर गतिविधियां बढ़ जाती हैं। शतरंज प्रतियोगिताएं, शौकिया नाट्य प्रदर्शन, श्रमिक क्लबों या सांस्कृतिक केंद्रों में व्याख्यान। इस रविवार नताशा शहर के उस पार अपने माता पिता के अपार्टमेंट में उनसे मिलने जाती है। पारिवारिक मिलन सोवियत अवकाश का आधार है, जो ऐसे संबंध बनाए रखता है जो भावनात्मक समर्थन और व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने में व्यावहारिक सहायता दोनों प्रदान करते हैं।
रसोई की मेज के आसपास की बातचीत अक्सर घंटों तक चलती है, निजी मामलों से लेकर सावधानी पूर्वक व्यक्त राजनीतिक टिप्पणियों तक। सब कुछ निजी दायरे में, जहां ज्यादा ईमानदारी संभव है। उसकी मां ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सामग्री से एक विशेष भोजन तैयार किया है, कुछ सामान्य दुकानों से, कुछ किसान बाजार से, जहां सामूहिक कृषि श्रमिक अतिरिक्त उपज ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं, और कुछ कार्यस्थल पर वितरण से प्राप्त कीमती वस्तुएं जो नियमित खुदरा व्यवस्था का पूरक है। देखो, तुम्हारे पिता के सहकर्मी पूर्वी जर्मनी से क्या लाए हैं। उसकी मां गर्व से कॉफी का एक पैकेट दिखाते हुए कहती है, जो सोवियत संदर्भ में एक विलासिता की वस्तु है, जहां इंस्टेंट कॉफी आम है और वह भी अक्सर कम मात्रा में उपलब्ध होती है। भोजन आराम से आगे बढ़ता है, बातचीत के साथ साथ पारिवारिक समाचार, कार्यस्थल की कहानियां और पिछली शाम सभी द्वारा देखे गए एक टेलीविजन कार्यक्रम की चर्चा भी होती है। सोवियत टेलीविजन सीमित चैनल और कार्यक्रम प्रदान करता है, लेकिन कुछ कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम बन जाते हैं, जिन्हें आबादी का एक बड़ा हिस्सा देखता है और साझा सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान करता है। क्या तुमने वसंत के 17 क्षण देखे? उसके पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट किए गए एक लोकप्रिय जासूसी नाटक का जिक्र करते हुए पूछते हैं। पूरे डिजाइन ब्यूरो ने नवीनतम एपिसोड के बारे में बात करने के लिए काम रोक दिया। ये साझा सांस्कृतिक अनुभव सोवियत समाज में संबंध बनाते हैं, शिक्षा, स्थान और व्यवसाय में अंतर को पाटते हैं। व्यवस्थाओं में कई विभाजनों और पदानुक्रमों के बावजूद एक साझा सांस्कृतिक भाषा बनी हुई है, जिसे अधिकांश नागरिक समझते हैं और उसमें भाग लेते हैं। भोजन के बाद वे शास्त्रीय संगीत वाला एक रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं, एक और क्षेत्र जहां सोवियत सांस्कृतिक प्रावधान उत्कृष्ट है। उच्च संस्कृति पर राज्य के जोर का मतलब है कि शास्त्रीय संगीत, बैले और रंगमंच को पर्याप्त समर्थन मिलता है, क्योंकि रियायती टिकटों और नियमित प्रसारणों के माध्यम से आम नागरिकों के लिए इनके प्रदर्शन सुलभ होते हैं। शाम नताशा के अपार्टमेंट में वापसी और आने वाले कार्य सप्ताह की तैयारी का समय लेकर आती है। सोवियत दिनचर्या पूर्वानुमानित है। 6 दिन काम के बाद 1 दिन आराम का, आधिकारिक छुट्टियों को छोड़कर पूरे वर्ष में सीमित बदलाव के साथ। ये छुट्टियां सोवियत कैलेंडर में महत्वपूर्ण विराम चिन्ह प्रदान करती हैं, जो वैचारिक स्मरणोत्सव को वास्तविक उत्सव के साथ जोड़ती है। क्रांति दिवस 7 नवंबर और मई दिवस 1 मई आधिकारिक परेड के बाद पारिवारिक समारोह का आयोजन करते हैं। नए साल की पूर्व संध्या, जो एक प्रमुख गैर वैचारिक उत्सव है, में सजे हुए पेड़, क्रिसमस ट्री के धर्मनिरपेक्ष संस्करण, विशेष व्यंजन और सांता क्लॉज के बजाय दादाजी फ्रॉस्ट द्वारा लाए गए उपहारों का आदान प्रदान शामिल होता है। ऐसे समारोह राजकीय समारोह को व्यक्तिगत गर्मजोशी के साथ आधिकारिक आख्यानों को निजी अर्थों के साथ मिलाते हैं। ये एक और उदाहरण है कि कैसे सोवियत नागरिक वैचारिक ढांचों के भीतर प्रामाणिक जुड़ाव के लिए जगह बनाते हैं। कार्य सप्ताह सोमवार को फिर से मेट्रो यात्राओं, कार्यस्थल पर बातचीत और शाम को निजी स्थानों पर लौटने की अपनी परिचित लय के साथ शुरू होता है। नताशा के लिए कई सोवियत पेशेवरों की तरह काम न केवल आय, बल्कि पहचान और सामाजिक संबंध। अधिकांश सोवियत कार्यस्थलों की तरह उनकी शोध सुविधा केवल उत्पादन या शोध स्थल से कहीं अधिक कार्य करती है। ये एक सामाजिक संस्था भी है, जो कर्मचारियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं का आयोजन करती है। आवास आवंटन से लेकर अवकाश वाउचर तक, राजनीतिक शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक, कार्यस्थल ट्रेड यूनियन थिएटर आउटिंग, खेल आयोजनों और छुट्टियों के उत्सवों का आयोजन करती है। कार्य और सामाजिक जीवन का ये एकीकरण सोवियत संघ के उस प्रयास को दर्शाता है, जिसमें सर्वव्यापी सामूहिकताएं बनाई गई, जो नागरिकों की जरूरतों को पूरा करते हुए वैचारिक संरेखण बनाए रखती है। इसका परिणाम एक ऐसी व्यवस्था है जहां निजी जीवन कभी भी सार्वजनिक भूमिकाओं से पूरी तरह अलग नहीं होता, जहां कार्यस्थल के रिश्ते समग्र सामाजिक नेटवर्क में महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। काम के बाद एक शाम
नताशा हाउस ऑफ साइंटिस्ट में एक व्याख्यान में भाग लेती है, जो कई विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, जो विशेष पेशेवर समूहों की सेवा करता है। विषय साइबरनेटिक्स है, एक ऐसा क्षेत्र जिसका सोवियत विचारधारा के साथ एक जटिल संबंध रहा है, लेकिन अब इसे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानकर सावधानी पूर्वक अपनाया जाता है। श्रोतागण मुख्यतः संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जो एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां अपेक्षाकृत सीमित वैचारिक ढांचे के साथ तकनीकी चर्चाएं हो सकती है। ऐसे व्यावसायिक सम्मेलन विचारों के अधिक खुले आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करते हैं, हालांकि फिर भी उन सीमाओं के भीतर जो प्रतिभागियों को सहज रूप से समझ में आती है। इसके बाद एक छोटा समूह एक सहकर्मी के अपार्टमेंट में चर्चा जारी रखता है, जो अनौपचारिक सम्मेलनों में से एक है, जहां सोवियत बौद्धिक जीवन अक्सर सबसे प्रामाणिक रूप से फलता फूलता है। विश्वसनीय सहयोगियों के साथ निजी स्थानों में बातचीत उन निहितार्थों और प्रश्नों का पता लगा सकती है जो सार्वजनिक स्थानों पर समस्याग्रस्त हो सकते हैं। ये रसोई की मेज पर होने वाली चर्चाएं, चाहे परिवार के सदस्यों, दोस्तों या सहकर्मियों के बीच हो, सोवियत सामाजिक अनुभव की एक महत्वपूर्ण परत का प्रतिनिधित्व करती है। बंद दरवाजों के पीछे लोग अधिक खुलकर बोलते हैं, अनधिकृत सामग्री साझा करते हैं और ऐसे दृष्टिकोण विकसित करते हैं जो सक्रिय विरोध का गठन किए बिना आधिकारिक पदों से भिन्न हो सकते हैं। अधिकांश सोवियत नागरिकों के लिए ये दोहरी चेतना पाखंड नहीं, बल्कि वास्तविकता के प्रति एक व्यावहारिक अनुकूलन की तरह लगती है, जो व्यवस्था की सीमाओं को स्वीकार करते हुए उनके भीतर प्रामाणिक जुड़ाव और अर्थ के लिए स्थान बनाते हैं। कुछ ही लोग सक्रिय रूप से शासन का विरोध करते हैं, अधिकांश बस उसकी रूपरेखा को समझते हैं। ऐसे स्थान खोजते हैं जहां व्यक्तिगत संतुष्टि संभव हो। ये सप्ताह काम के दायित्वों और मामूली अवकाश के अवसरों के मिश्रण के साथ जारी रहता है। एक शाम ट्रेकोव गैलरी की यात्रा का अवसर मिलता है, जहां रूसी और सोवियत कला को एक ऐसे परिवेश में प्रदर्शित किया गया है जो सांस्कृतिक निरंतरता और राष्ट्रीय उपलब्धि पर जोर देता है। एक और शाम घर पर किसी दोस्त से उधार ली गई किताब, किसी ऐसे विदेशी उपन्यास का अनुवाद जो आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित तो नहीं है, लेकिन व्यापक रूप से उपलब्ध भी नहीं है, के साथ बिताई जाती है। सप्ताहांत की योजनाएं बनती है। अगर मौसम ठीक रहा तो शायद ग्रामीण इलाकों की सैर या किसी दोस्त के अपार्टमेंट में संगीत सुनने और बातचीत करने के लिए इकट्ठा होना। ये छोटे छोटे सुख, जुड़ाव और सौंदर्य परक आनंद के ये पल सोवियत जीवन की व्यापक संरचनाओं में बनावट और अर्थ प्रदान करते हैं। ये 1970 के दशक के मध्य के सोवियत संघ का अवकाश है। भौतिक बाधाओं और वैचारिक सीमाओं से सीमित, फिर भी आनंद, रचनात्मकता और मानवीय जुड़ाव के लिए जगह प्रदान करते हुए ये व्यवस्था उपलब्ध विकल्पों को आकार देती है, लेकिन ये पूरी तरह से निर्धारित नहीं करती कि व्यक्ति उन्हें कैसे अनुभव करते हैं या वे मिलकर क्या अर्थ रचते हैं। नताशा सोने की तैयारी करते हुए आने वाले हफ्ते काम की जिम्मेदारियों, विश्वविद्यालय के एक पुराने दोस्त से होने वाली मुलाकात और सर्दियों के जूते ढूंढने की योजना पर विचार करती है, जिनके बारे में अफवाह है कि वे किसी खास दुकान पर उपलब्ध होंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ निश्चितताओं और छोटी मोटी अनिश्चितताओं का मिश्रण एक ऐसी व्यवस्था में जो पूरी सुरक्षा का वादा तो करती है, लेकिन अप्रत्याशित कमियों और बाधाओं को भी जन्म देती है। जैसे ही वो लैंप बुझाती है, कमरा अंधेरा हो जाता है। बाहर मॉस्को अपनी रात की जिंदगी में भी जिंदा है, दिन के मुकाबले ज्यादा शांत, लेकिन कभी पूरी तरह से शांत नहीं। सोवियत राज्य का विशाल तंत्र उसे संसाधनों के आवंटन, स्वीकार्य अभिव्यक्ति को परिभाषित करने और जीवन की दिशा तय करने की अपनी शक्ति से घेरे हुए है। फिर भी इस व्यवस्था के भीतर व्यक्ति संबंध बनाए, अर्थ खोजे और ऐसे जीवन का निर्माण करे जो कभी भी आधिकारिक श्रेणियों या आख्यानों में पूरी तरह से समाहित न हो। नींद धीरे धीरे आती है। सोवियत जीवन के लिए आवश्यक बातचीत और अनुकूलन से अस्थायी मुक्ति लाती है। कल सार्वजनिक प्रदर्शन
और निजी प्रामाणिकता, सामूहिक अनिवार्यताओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच भटकने का एक और दिन होगा। लेकिन अभी के लिए बस अंधेरा है, सन्नाटा है और उन सपनों की ओर बहाव है जो राज्य की योजना बनाने या निर्देशित करने की क्षमता से परे हैं। जैसे ही सूरज शहर के विशिष्ट क्षितिज के पीछे डूबता है, मॉस्को में शाम की परछाइयां लंबी होती जाती है। अब 1983 है और सोवियत समाज में सूक्ष्म परिवर्तन लहरें मार रहे हैं। लियोनिद ब्रेव का लंबा कार्यकाल पिछले वर्ष उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया और यूरान रोपोव के संक्षिप्त नेतृत्व के बाद व्यवस्था अपनी भविष्य की दिशा को लेकर अनिश्चित होती दिख रही है। अपने मॉस्को अपार्टमेंट में नताशा, जो अब 33 वर्ष की है, अपनी छोटी सी रसोई में रात का खाना बनाती है। अपार्टमेंट अब ज्यादा व्यवस्थित लगता है। संचित संपत्ति इसे वह जीवंतता प्रदान करती है जो वर्षों के निवास के साथ आती है। दीवारों पर तस्वीरें व्यक्तिगत इतिहास का दस्तावेजीकरण करती है। पारिवारिक समारोह, काला सागर के रिसोर्ट्स में छुट्टियां, दोस्तों के साथ जश्न। अलमारियों पर किताबों की संख्या बढ़ गई है, जो आधिकारिक किताबों की दुकानों, पुरानी दुकानों और दोस्तों के साथ आदान प्रदान के माध्यम से वर्षों के सावधानी पूर्वक संग्रह का प्रतीक है। रसोई पश्चिमी मानकों के अनुसार भले ही छोटी हो, घर का दिल है, जैसा कि अधिकांश सोवियत अपार्टमेंट में होता है। यहाँ अनगिनत चाय के प्यालों के साथ ऐसी बातचीत होती है जो सार्वजनिक स्थानों पर कभी नहीं होती। रसोई की मेज पर साहित्य की चर्चाएं, शांत राजनीतिक टिप्पणियां, व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति और जीवन की सामान्य जीत और निराशाओं का आदान प्रदान होता रहा है। आज रात नताशा मेहमानों की प्रतीक्षा कर रही है। करीबी दोस्तों का एक छोटा सा समूह जो एक दूसरे के घरों में नियमित रूप से मिलते हैं। इस तरह की सभाएं सोवियत अवकाश के सबसे मूल्यवान रूपों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है, खासकर जब ब्रेव के वर्षों की शुरुआती ऊर्जा उस दौर में फीकी पड़ गई है जिसे अब कई लोग ठहराव कहते हैं। भौतिक स्थिरता का दौर, लेकिन घटती गतिशीलता और आधिकारिक घोषणाओं के बारे में बढ़ती निराशा। वो अपने रेफ्रिजरेटर की सामग्री की जांच करती है। एक मानक सोवियत मॉडल जो कोने में कुछ तेज आवाज में गुनगुनाता है। उसने जो खाना बनाया है वो सादा है, लेकिन उस व्यवस्था में काफी मेहनत का प्रतीक है, जहां खरीदारी के लिए कई दुकानों पर जाना, अलग अलग लाइनों में खड़ा होना और अक्सर अपनी जरूरत के बजाय जो उपलब्ध हो उसके आधार पर योजनाएं बनाना जरूरी होता है। कद्दूकस की हुई गाजर और पत्ता गोभी का सलाद, उबले आलू, उसकी मां द्वारा गर्मियों की सब्जियों से बनाया गया अचार, उसी सुबह ताजी खरीदी गई काली ब्रेड और कार्यस्थल पर वितरण के जरिए हासिल की गई थोड़ी सी सॉसेज है। मिठाई के लिए एक सहकर्मी द्वारा साझा की गई रेसिपी से बना एक केक है, जिसे कुछ सामग्रियों की लगातार कमी को देखते हुए बनाया गया है। दरवाजे की घंटी बजती है और नताशा अपने पहले मेहमानों ओल्गा और उसके पति मिकाइल का सोवियत शैंपेन की एक बोतल लेकर स्वागत करती है। सोवियत स्कोर चंपा, एक मीठी सस्ती स्पार्कलिंग वाइन जो ज्यादातर सोवियत समारोह में साथ दी जाती है। उनके बाद थोड़ी देर बाद शोध संस्थान के एक सहकर्मी विक्टर और एक विश्वविद्यालय की दोस्त एरिना, जो अब एक माध्यमिक विद्यालय में साहित्य पढ़ाती है, आती है। इकट्ठा होने की रस्म जानी पहचानी और सुकून देने वाली है। छोटे से प्रवेश द्वार पर कोट लटकाए गए हैं। घर की चप्पलें दी जाती है। सोवियत घरों में बाहर के जूते उतारना आम बात है और सभी लोग रसोई में चले जाते हैं, जहां एक उचित बैठक कक्ष होने के बावजूद शाम का अधिकांश समय व्यतीत होगा। सोवियत रसोई चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, लंबी परंपरा से सामाजिक स्थान रही है। बातचीत समाचारों के आदान प्रदान से शुरू होती है। किसका बच्चा स्कूल में अच्छा कर रहा है, किसे पदोन्नति मिली है, स्थानीय दुकानों में कौन सी नई चीजें आई है। ये धीरे धीरे हाल ही में पढ़ी गई किताबों, देखी गई फिल्मों, रेडियो पर सुने गए संगीत या अनौपचारिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से चर्चाओं में बदल जाती है। सोवियत सांस्कृतिक जीवन सीमाओं के बावजूद समृद्ध बना हुआ है और वैचारिक सीमाओं के भीतर
सार्थक मानवीय अनुभवों को व्यक्त करने वाली रचनाओं के लिए गहन प्रशंसा है। क्या आपने ट्रिफनोव की नवीनतम पुस्तक पढ़ी है? पूछता है। एरिना एक सोवियत लेखक का जिक्र कर रही थी जिनके शहरी जीवन के सूक्ष्म चित्रण खुले तौर पर असहमति जताए बिना सरलीकृत समाजवादी यथार्थवाद के खिलाफ है। अभी नहीं, नताशा जवाब देती है। क्या ये लेनिन लाइब्रेरी में उपलब्ध है? एरिना कहती है, प्रतीक्षा सूची है, लेकिन जब मैं इसे पूरा कर लूंगी तो मैं आपको अपनी प्रति उधार दे सकती हूं। किताबों का ऐसा आदान प्रदान, चाहे वे आधिकारिक रूप से प्रकाशित रचनाएं हों जिन्हें सीमित प्रिंट रन के कारण ढूंढना मुश्किल होता है, या विदेशों से या अप्रकाशित सोवियत लेखकों द्वारा अनौपचारिक रूप से प्रसारित सामग्री, पाठकों का एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जो आधिकारिक वितरण प्रणाली का पूरक बनता है। जैसे जैसे शाम ढलती है, बातचीत गहरी होती जाती है और उन विषयों पर बात होती है जिन पर सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, न कि सीधे राजनीतिक विरोध के साथ। कुछ ही आम सोवियत नागरिक इसमें शामिल होते हैं, लेकिन रोजमर्रा की वास्तविकताओं का ज्यादा ईमानदार आकलन, आधिकारिक वादों और अनुभवों के बीच के अंतर की शांत स्वीकृति। विक्टर बताते हैं कि मेरे विभाग को 3 सालों से कोई नया उपकरण नहीं मिला है। हमें 60 के दशक की मशीनों से अत्याधुनिक तकनीक विकसित करनी है। दूसरे लोग स्वीकृति में सिर हिलाते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था की बढ़ती मुश्किलें देश भर के कार्यस्थलों पर साफ दिखाई देती है। हालांकि आधिकारिक मीडिया पूरी हो चुकी योजनाओं और समाजवाद के आगे बढ़ने की खबरें जारी रखे हुए है। बयानबाजी और हकीकत के बीच का ये अलगाववाद के सोवियत जीवन की एक खासियत बन गया है, जिसने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जहां ज्यादातर लोग निजी परहेजों को बनाए रखते हुए आधिकारिक रस्मों में हिस्सा लेते हैं। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे टेलीविजन बजता रहता है। शाम के समाचार कार्यक्रम VMIA, जिसका स्वरूप निश्चित होता है, नेतृत्व गतिविधियों, औद्योगिक उपलब्धियों और पश्चिमी समाजों पर आलोचनात्मक रिपोर्टों से भरा होता है, पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। सोवियत घरों में टेलीविजन अक्सर पृष्ठभूमि का काम करता है, न कि केंद्र बिंदु का, खासकर लोकप्रिय कार्यक्रमों या फिल्मों को छोड़कर। रात के खाने के बाद वे लिविंग रूम में जाते हैं, जहां नताशा की बेशकीमती चीज, एक कैसेट प्लेयर, जिसे उसने काफी मेहनत और खर्च से हासिल किया था, उन्हें आधिकारिक सोवियत रिकॉर्डिंग से लेकर अनौपचारिक रूप से बनाए गए पश्चिमी एल्बमों तक का संगीत सुनने की सुविधा देता है। ध्वनि की गुणवत्ता औसत दर्जे की है, लेकिन इसकी विषय वस्तु संगीत की अभिव्यक्ति की एक व्यापक दुनिया से जुड़ाव प्रदान करती है, जो आमतौर पर सरकारी रेडियो पर देखने को नहीं मिलती। शाम का कार्यक्रम बिना घड़ी देखे या घर भागे बिना धीमी गति से बीतता है। मॉस्को में सार्वजनिक परिवहन आधी रात तक चलता है और दोस्तों का ये जमावड़ा जुड़ाव और सच्चे आदान प्रदान का इतना महत्वपूर्ण स्रोत होता है कि उसे समय की चिंता में कम नहीं किया जा सकता। बातचीत बच्चों की ओर मुड़ जाती है। ओल्गा और माले के 2 बच्चे अब प्राथमिक विद्यालय में हैं और सोवियत व्यवस्था में उनके पालन पोषण की जटिलताओं पर माता पिता अपने बच्चों को पायनियर और कॉम जैसी आधिकारिक संरचनाओं में सफल भागीदारी से मिलने वाले अवसरों के अनुरूप ढालने की चाहत और उनमें ऐसे मूल्य डालने की चाहत के बीच झूलते रहते हैं जो कभी कभी आधिकारिक संदेशों के विपरीत हो सकते हैं। साशा घर आकर कहती है कि अमेरिका युद्ध चाहता है और सोवियत संघ शांति चाहता है। ओल्गा अपने 8 साल के बेटे के बारे में कहती है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि हर जगह आम लोग ज्यादातर एक जैसी चीजें चाहते हैं। ये नाजुक संतुलन बच्चों को व्यवस्था से पूरी तरह परिभाषित हुए बिना उसमें काम करना सिखाना इस पीढ़ी के कई सोवियत माता पिता को परेशान करता है। वे खुद आधिकारिक आख्यानों के बारे में कम दुविधा के साथ पले बढ़े हैं, लेकिन अब अपनी सीमाओं के बारे में ज्यादा जागरूक है। जैसे जैसे शाम ढलती है, बातचीत व्यावहारिक मामलों की ओर मुड़ जाती है। दुर्लभ वस्तुओं को सुरक्षित रखने की रणनीतियां, किन दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की खेप मिली है, इसकी जानकारी, आंतरिक यात्रा परमिट से लेकर अपार्टमेंट की मरम्मत तक, किसी भी चीज के लिए
नौकरशाही प्रक्रियाओं को समझने की सलाह। व्यक्तिगत नेटवर्क के माध्यम से साझा किया गया ऐसा व्यावहारिक ज्ञान सोवियत व्यवस्था में सफल संचालन के लिए आवश्यक है। आधिकारिक माध्यम सीमित और अक्सर अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि व्यक्तिगत संपर्क व्यवस्था की कुंठाओं से निपटने में व्यावहारिक सहायता और भावनात्मक सहारा दोनों प्रदान करते हैं। लगभग 11 बजे सभा बिखरने लगती है। दोस्त गर्मजोशी से गले मिलते हुए विदा लेते हैं और अगली मुलाकात की योजना बनाते हैं। शायद अगले महीने ओल्गा और माले के अपार्टमेंट में ये शामें एक जुड़ाव का एहसास कराती है। ज्यादा खुलकर बात करने, जीवन के अनुभवों पर अपनी सच्ची प्रतिक्रियाएं साझा करने का मौका उन्हें ऐसे समाज में अनमोल बनाता है जहां सार्वजनिक और निजी अभिव्यक्तियां अक्सर काफी अलग अलग होती है। अपने मेहमानों के जाने के बाद नताशा सोने की तैयारी की छोटी छोटी रस्में शुरू करती है। वो बर्तन धोती है, सोवियत अपार्टमेंट में डिशवॉशर नहीं होते, और रसोई को साफ करती है। रेडियो पर उस सरकारी चैनल का शास्त्रीय संगीत बजता है जो इस समय भी प्रसारित हो रहा है। वो अपनी खिड़की पर लगे पौधों को पानी देती है। ये वे जीव हैं जो शहरी अपार्टमेंट में प्रकृति का संचार करते हैं और जिन्हें रोजाना ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे उसे साधारण और ठोस देखभाल मिलती है। 1980 के दशक के पश्चिमी मानकों के हिसाब से बाथरूम की दिनचर्या बुनियादी है। सोवियत अपार्टमेंट में गर्म पानी और घर के अंदर पाइपलाइन तो है, लेकिन उत्पाद सीमित है। एक मानक साबुन, साधारण टूथपेस्ट, साधारण शैम्पू। पश्चिमी व्यक्तिगत देखभाल की विशेषता वाली उपभोक्ता विविधता यहां अनुपस्थित है, जहां पसंद या विलासिता से ज्यादा कार्यक्षमता मायने रखती है। अपने बेडरूम में नताशा सुबह के लिए अलार्म घड़ी लगाती है और अपने बिस्तर के कवर उलट देती है। बिस्तर ज्यादातर सोवियत उपभोक्ता वस्तुओं की तरह मजबूत और व्यावहारिक है, जिसे स्टाइल की बजाय टिकाऊपन के लिए डिजाइन किया गया है और उम्मीद है कि ये सालों तक चलेगा, न कि बार बार बदला जाएगा। सोने से पहले वो कुछ देर अन्ना अकमाता की कविताओं का संग्रह पढ़ती है, जिनकी रचनाएं जो कभी दबा दी गई थी, अब स्टालिन के बाद के दशकों के थोड़े ज्यादा सुकून भरे सांस्कृतिक माहौल में सावधानी पूर्वक प्रकाशित हो रही हैं। ये कविताएं कठिन परिस्थितियों में पीड़ा, लचीलेपन और मानवीय गरिमा के संरक्षण की बात करती है। ये विषय सोवियत अनुभव में गूंजते हैं, भले ही वे स्पष्ट रूप से राजनीतिक न हो। खिड़की के बाहर मास्को रात में डूब जाता है। दुनिया के सबसे बड़े देश की राजधानी, विशाल शहर कभी पूरी तरह सोता नहीं, बल्कि उसकी लय धीमी हो जाती है। कारखाने 24 घंटे चलते हैं, लेकिन दुकानें बंद रहती हैं। थिएटर और कॉन्सर्ट हॉल अंधेरे रहते हैं। दफ्तर सुबह तक खाली रहते हैं। मेट्रो कम चलती है, हालांकि ये कभी पूरी तरह से बंद नहीं होती। राज्य का विशाल तंत्र काम करना जारी रखता है। बिजली उत्पादन संयंत्र, सुरक्षा सेवाएं, शहरी जीवन के बुनियादी ढांचे की निगरानी जारी है। नींद आने पर नताशा के विचार भटकने लगते हैं। उसका जीवन सोवियत व्यवस्था के ढांचों के भीतर विकसित हुआ है, जहां शिक्षा आर्थिक जरूरतों के अनुरूप थी, आवास सरकारी माध्यमों से आवंटित किया गया था और अवकाश राज्य के प्रावधानों और सीमाओं द्वारा निर्धारित था। फिर भी इन ढांचों के भीतर उसने एक सार्थक अस्तित्व का निर्माण किया है। पेशेवर उपलब्धियां, गहरी मित्रताएं, संस्कृति की कद्र, छोटे छोटे दैनिक सुख जो मिलकर उसके अपने जीवन का निर्माण करते हैं। अधिकांश सोवियत नागरिकों की तरह उसने एक दोहरी चेतना विकसित की है। आधिकारिक अनुष्ठानों और आख्यानों में भाग लेते हुए निजी समझ को बनाए रखती है, जो कभी उनके पूरक होती है और कभी उनके विपरीत। इसे वो एक दर्दनाक पाखंड के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविकता के प्रति एक व्यावहारिक अनुकूलन के रूप में, व्यवस्थागत बाधाओं के भीतर प्रामाणिक आत्मपहचान को संरक्षित करने के एक तरीके के रूप में अनुभव करती है। जैसे जैसे नींद करीब आती है, उसके विचार अधिक खंडित, गतिशील होते जाते हैं। यादों, मौजूदा चिंताओं और आने वाले दिनों की अस्पष्ट योजनाओं के बीच सोवियत जीवन की लय
अपनी व्यापक रूपरेखा में पूर्वानुमानित है। काम, घरेलू काम, सामाजिक समारोह, कैलेंडर वर्ष की आधिकारिक छुट्टियां। इस पूर्वानुमान के भीतर छोटे छोटे बदलाव और व्यक्तिगत अर्थ मिलकर एक बनावट और महत्व पैदा करते हैं। 1983 में नींद की ओर बढ़ते हुए वो जो नहीं जानती न जान सकती है, वो ये है कि उसके आसपास की व्यवस्था, जो अपनी अक्षमताओं और बाधाओं के बावजूद ठोस और स्थायी प्रतीत होती है, के पास एक दशक से भी कम समय बचा है। सोवियत संघ, जिसने शिक्षा से लेकर आवास और उसकी मेज पर भोजन तक उसके जीवन के हर पहलू को आकार दिया है, 1980 के दशक के अंत से पहले ही बिखर जाएगा। तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक ठहराव, पश्चिम से तकनीकी पिछड़ापन, आधिकारिक घोषणाओं के बारे में बढ़ता संशय। लेकिन कुछ ही लोग क्रमिक सुधार के बजाय पूर्ण परिवर्तन की कल्पना करते हैं। सोवियत व्यवस्था की जगह क्या ले सकता है, इसकी शब्दावली अभी आम चर्चा में नहीं है। संभावनाएं अभी भी अस्पष्ट हैं, सिवाय असंतुष्ट हलकों के जो मुख्य धारा के अनुभव से दूर है। फिलहाल तो बस आज शाम का ये अपार्टमेंट है। विशाल देश के बाहर जागृति से निद्रा की ओर ये क्रमिक परिवर्तन 11 समय क्षेत्रों में अपना अस्तित्व बनाए रखता है, जिसमें सैकड़ों जातीय समूह शामिल हैं, जिनकी संरचना लगभग 7 दशकों से चली आ रही एक राजनीतिक व्यवस्था द्वारा की गई है। अंदर एक नागरिक अपना दिन समाप्त करता है, लाखों लोगों के बीच एक जीवन जो पूंजीवाद के विकल्प के निर्माण के इस विशाल प्रयोग द्वारा आकार लेता है, जिसमें उसकी सभी उपलब्धियां और असफलताएं शामिल हैं। कुछ वर्षों बाद 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव नामक एक नया नेता सत्ता में आएगा, जो ग्लासनोस्ट, खुलापन और पेरिस्ट्रिका, पुनर्गठन जैसी अवधारणाओं को प्रस्तुत करेगा, जो उसके नियंत्रण से परे शक्तियों को उन्मुक्त कर देगा। सोवियत जीवन की कठोर संरचनाएं ढीली पड़ने लगेंगी, जिससे नई संभावनाएं और नई अनिश्चितताएं दोनों पैदा होंगी। नताशा जैसे आम नागरिकों के लिए ये परिवर्तन अवसर और चुनौती का जटिल मिश्रण लेकर आएंगे। अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता और पहले प्रतिबंधित जानकारी तक पहुंच क्षितिज का विस्तार करेगी। आर्थिक सुधार मुद्रास्फीति और अस्थिरता के साथ साथ पहल और उद्यमशीलता की संभावनाएं पैदा करेंगे। सोवियत व्यवस्था की ठोस गारंटीकृत रोजगार, सीमित उपभोक्ता पहुंच होने पर अनुमानित स्थिर कीमतें अभी भी आकार ले रहे बाजारों की अस्थिर गतिशीलता का स्थान ले लेंगी। कुछ लोग इन नई परिस्थितियों के साथ जल्दी से तालमेल बिठा लेंगे और उभरती व्यवस्था में अपनी जगह बना लेंगे। कुछ अन्य लोग उन संरचनाओं के विघटन से जूझेंगे जो अपनी सीमाओं के बावजूद सुरक्षा और पूर्वानुमेयता प्रदान करती थी। अधिकांश लोग मुक्ति और हानि के मिश्रण का अनुभव करेंगे, क्योंकि जिस दुनिया को उन्होंने जीवन भर जाना है वो उनके चारों ओर बदल रही है। लेकिन ये सब एक अकल्पनीय भविष्य में निहित है। 1983 की इस मास्को रात में जैसे ही नताशा नींद की ओर बढ़ती है, उसके विचार धीमे हो जाते हैं, उसकी सांसें गहरी हो जाती है और दिन भर के अनुभव धीरे धीरे सपनों के निकट आते परिदृश्य में विलीन हो जाते हैं। अपार्टमेंट की हल्की फुल्की आवाजें, रेफ्रिजरेटर की भिनभिनाहट, इमारत के धंसने की कभी कभार आने वाली चरमराहट, पड़ोसी के रेडियो की दूर से आती हुई बुदबुदाहट, जागने से नींद में संक्रमण के लिए एक परिचित ध्वनिक पृष्ठभूमि बनाती है। ये साधारण आवाजें, घर की ये मामूली सुख सुविधाएं एक ऐसी व्यवस्था के भीतर मौजूद हैं जो परमाणु शस्त्रागार से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक, औद्योगिक उत्पादन से लेकर वैचारिक घोषणाओं तक सब कुछ समेटे हुए है। विशाल राजनीतिक संरचनाओं के भीतर व्यक्तिगत अस्तित्व का यही विरोधाभास है कि व्यक्तिगत अनुभव अंतरंग और विशिष्ट बना रहता है, जबकि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्यरत शक्तियों द्वारा आकारित। नताशा की नींद उसके जागृत जीवन की तरह संदर्भों के भीतर प्रकट होती है। उसने चुनाव नहीं किया, बल्कि आंशिक रूप से प्रदत्त और आंशिक रूप से निर्मित परिस्थितियों में प्रामाणिक अस्तित्व के लिए जगह ढूंढते हुए नेविगेट करना सीखा है।
उसकी खिड़की के बाहर बादलों के आवरण में से तारे दिखाई देते हैं, वही तारे जो वाशिंगटन, लंदन या बीजिंग से दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वैचारिक विभाजनों के प्रति उदासीन। अंदर सोवियत संघ का एक नागरिक देश भर के लाखों अन्य लोगों की तरह अपना दिन पूरा करता है। प्रत्येक के अनूठे सपने और चिंताएं हैं, प्रत्येक के व्यक्तिगत सुख और दुख हैं जो राजनीतिक श्रेणियों से परे हैं, भले ही वे उनसे प्रभावित हो। जैसे जैसे चेतना फीकी पड़ती है, ऐतिहासिक संदर्भ और व्यक्तिगत अनुभव के बीच की सीमाएं धुंधली होती जाती हैं। बस यही क्षण है, जागृत चेतना का ये क्रमिक विमोचन, नींद द्वारा प्रदान किए जाने वाले नवीनीकरण की ओर ये बहाव। सोवियत जीवन की जटिलताएं, उसकी उपलब्धियां और असफलताएं, उसकी सुरक्षा और बाधाएं, उसके सामूहिक आख्यान और निजी सत्य नींद के करीब आते ही अस्थायी रूप से पीछे हट जाते हैं। जागृति और सपनों के बीच, सार्वजनिक भागीदारी और निजी नवीनीकरण के बीच इस संक्रमण में नताशा का अनुभव किसी सार्वभौमिक चीज को छूता है। व्यवस्थाओं और विचारधाराओं से परे सोवियत जीवन या उसके विकल्पों की विशिष्ट संरचनाओं से परे गतिविधि और विश्राम, जुड़ाव और एकांत, सामाजिक दुनिया और नींद के अंतरंग स्थान का बुनियादी मानवीय चक्र अभी भी मौजूद है। और जैसे जैसे उसकी सांसें गहरी होती जाती हैं और उसके विचार हल्की हवा में पत्तों की तरह बिखरते जाते हैं, वह ऐतिहासिक विशिष्टता और नींद के प्रति समर्पण के साझा मानवीय अनुभव के बीच की सीमा पार कर जाती है। सोवियत नागरिक बस एक सोता हुआ व्यक्ति बन जाता है जो हर जगह के इंसानों के साथ इस सबसे बुनियादी अनुभव में शामिल होता है, चाहे वे किसी भी व्यवस्था में रहते हों या किसी भी विचारधारा को अपनाते या अस्वीकार करते हों। रात और गहरी होती जाती है, मास को सोता है, सब एक साथ नहीं, बल्कि विश्राम और जागरण के अतिव्यापी चक्रों में जो शहर के आवश्यक कार्यों को बनाए रखते हैं और साथ ही अपने नागरिकों को आवश्यक नवीनीकरण का अवसर भी देते हैं। कल एक और दिन होगा जो सोवियत जीवन के अंतिम दौर की संरचनाओं और संभावनाओं से होकर गुजरेगा, लेकिन अभी के लिए बस अंधेरा है, शांति है और सार्वभौमिक मानवीय यात्रा नींद की ओर है। और इसके साथ अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ।